नेचुरोपैथिक डॉक्टर, इसका मतलब क्या होता है? वो मुआलज जो फितरत से इलाज करता है। नेचुरोपैथिक की डॉक्टर की जो डिग्री है इस वक्त पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से फाल हो चुकी हुई है। सूरा रूम है, चैप्टर नंबर 30 है, वर्स 30 है। वहाँ पे अल्लाह फरमाते हैं कि फितरत अल्लाह हिल्लती फतरन्नास अलैहा ला तब्दीला लिखल्किल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून। तो अल्लाह के बनाए हुए में कोई तब्दीली छेड़खानी न करना, यही सीधा दीन है। हमारे बहुत ज्यादा इशू है कि भाई जानवर कौन सा लेना है, गोश्त किसका सबसे अच्छा होगा। ऊंट का गोश्त जो है वो कितना फायदेमंद है? ये वो है जिसकी सवारी मेरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे नबी ने भी की, जिसके बारे में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके दूध में भी शिफा है। पढ़ लीजिएगा कहीं, नहीं तो किसी मुफ्ती से पूछ लीजिएगा, फिर उसके बाद तबसरे कीजिएगा, वरना ऐसे ना कीजिएगा। तिब्ब नबवी के अंदर ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि जिसमें आपने ये भी फरमाया कि ऊँटनी के पेशाब में भी शिफा है। लोग हार्ट पेशेंट हैं, ये गैस्ट्रो के जो पेशेंट्स हैं, उनके लिए कौन सा सबसे अच्छा जो है गोश्त वो बेस्ट है? इसको कम खाना चाहिए। खाने बैठ गए तो हम कहते हैं बस ठीक है, शुरू हो जाओ, शायद हम ये आखिरी ज़िंदगी का खाना है। तो सूरा अल इराफ की आयत नंबर 31 मिलती है, कुलू वशरबू वला तुसरिफू। कीमे को आप कितनी देर तक अपने फ्रीजर में रख सकते हैं? जो भी पकाओ उम्दा और तरोताज़ा पकाओ और तरोताज़ा खाओ और उसको ख़त्म कर दो। अल्लाह फरमाते हैं कि फनजुर इला तामे का व शराबे का लम यतसन्ना। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं जो हम वहाँ रख रख के निकाल के खा रहे हैं। आप उतना बनाए जितना आपने आज खा लेने हैं। कलेजी और दिल के हवाले से बात करते हैं जानवरों के। ईद के दिनों में जो यूनानी तिब की जो दवाएं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, उनका इस्तेमाल कितना महफूज है? वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा व शिफा व रहमतुल लिल मोमिनीन। जो दुनिया की किसी भी बीमारी का इलाज करती हो, आप ढूंढ के लाएं, मुझे उसका नाम बताएं, मैं 10 लाख रुपए दूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस काले दाने में यानी कलवंजी में मासवाए मौत और बुढ़ापे के हर बीमारी की शिफा है। तो फिर इन डॉक्टर्स को चाहिए कि सोचें कि ये ऐसी बातें क्यों करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो कि ठीक होंगे, जहाँ पे रहें खुश रहें, आबाद रहें। मैं हूँ आपके साथ मेहरीन इफ्तिखार और मेरे साथ आज मौजूद है नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील मेहरवी। बहुत शुक्रिया जमील साहब आपके वक्त का। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, सबसे पहले जो आपके नेचुरोपैथिक डॉक्टर, इसका मतलब क्या होता है? वो मुआलज जो फितरत से इलाज करता है, फितरत से, नेचर से इलाज करता है। और मुआलज का नेचुरलिस्ट होना बड़ा ज़रूरी है। अगर वो नेचर को नहीं समझता और वो क्या कहते हैं फरंगी तिब के, यहूदो नसारा के उन केमिकल्स पे लोगों को लगाए हुए है, तो वो तो फितरत से दूर कर रहा है, तो आराम आपको कहाँ से आएगा? और बीमार ठीक होगा या बीमारियां और बिगड़ती बढ़ती चली जाएंगी, ये देखना है। और नेचुरोपैथिक की डॉक्टर की जो डिग्री है इस वक्त पूरी दुनिया में बड़ी तेज़ी से फाल हो चुकी हुई है। आप सर्च करेंगे तो आपको अमेरिका के अंदर, कनाडा में, आपको यूके में, आपको शेंजन पूरा यूरोप और उसके बाद आपको ऑस्ट्रेलिया में, आपको पूरी दुनिया में अब आपको नेचुरोपैथिक डॉक्टर की डिग्री, जिसको शॉर्टकट में ND कहा जाता है, ND, आपको पूरी दुनिया में पहले किसी दौर में जैसे पाकिस्तान में MBBS करवाया जाता है, या दुबई में है, या चाइना में है, या इंडिया में है, कुछ इधर रूस की कुछ रियासतों में MBBS है, बाकी पूरी दुनिया में MBBS को कोई नहीं जानता वो क्या होता है। वहाँ पे होती है MD, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री होती है। अच्छा, वो जो MD की डिग्री थी उसके पैरेलल एक डिग्री स्टार्ट हुई ND नेचुरोपैथिक डॉक्टर की, और वो पूरी दुनिया में इस वक्त छा गए हुए। अच्छा, वही सेम पोजीशन जो है पाकिस्तान के अंदर भी स्टार्ट हो गई, और यहाँ पे अब उसको नेचुरोपैथिक डॉक्टर की डिग्री जो है ना, लेकिन उसको यहाँ पे बहुत बैचलर डिग्री के तौर पे वो आई है, और उसका नाम है डॉक्टर ऑफ, यानी वो बैचलर इन ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी के हवाले से। अच्छा, अब वो आफ्टर FSC ही बच्चे बच्चियाँ उसमें जा रहे हैं और बगैर किसी MCAT के। अच्छा, मुझे ये हैरानगी है कि जिसको MCAT के थ्रू होने के बाद, यानी गो थ्रू होने के बाद, या उसके बाद वो रह गए, कोई मसला बन गया, तो उसको अगर डॉक्टर के लिए MBBS के लिए दाखिला नहीं मिलता, तो वो डिसाइड हो जाते हैं कोई नर्सिंग कर रहा है,
कोई मेल नर्सिंग कर रहा है, कोई फीमेल नर्सिंग में चला जाता है, और कोई बच्चे जो है ना वो फार्मास्यूटिकल वो फार्मासिस्ट की तरफ चले जाते हैं, और कुछ जो है वो डिसऑर्डर हो जाते हैं, और कुछ मेंटल डिसऑर्डर पे चले जाते हैं, साइको हो जाते हैं। बात यह है कि आपके पास नेचुरल डिग्री एक मौजूद है और बैचलर डिग्री है, और आप हाँ बस देखें, अब लोग नहीं, पब्लिक नहीं, अब तो डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर मीन वो जो MBBS डॉक्टर, प्रोफेसर और स्पेशलिस्ट वगैरह, अब वो नेचुरोपैथिक डॉक्टर को ढूंढते हैं कि ये हमें कहाँ मिलेगा, और हमने इसको जाके चेक कराना है, अपने फैमिली का, अपने बच्चों का इलाज कराना है। तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो करशी यूनिवर्सिटी इस वक्त जो है वो टॉप पे है, करशी यूनिवर्सिटी करवा रही है लाहौर के अंदर, और हाउस जॉब जो है ना वो करशी यूनिवर्सिटी की जो बच्चों की है वो टॉप कमाल की है इस वक्त। अच्छा। पूरे पाकिस्तान में। वैसे जो बाकी डिग्रियां हैं वो हमदर्द यूनिवर्सिटी भी करवा रही है, उसके बाद इस्लामी यूनिवर्सिटी बावरपुर भी करवा रही है, उसके बाद आपको GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद कैंपस जो है वो भी करवा रहा है, उसके बाद पेशावर यूनिवर्सिटी करवा रही है, आज़ाद कश्मीर में एक हज़ारा यूनिवर्सिटी के नाम से वो करवा रही है, और भी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियाँ लाहौर के अंदर बाकी भी जो हैं वो भी शुरू हो चुकी हुई हैं इसके अंदर बाकायदा बैचलर डिग्री को करवाने में, यानी बैचलर इन ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी। तो उसमें जाएंगे तो वो आपको वो नॉलेज मिलेगा जो नेचुरोपैथिक डॉक्टर है, यानी नेचर, और डॉक्टर का मतलब होता है इलाज करने वाला, नॉलेज या तबीब कह लें। अब तबीब की इंग्लिश क्या है, डॉक्टर, और डॉक्टर की उर्दू क्या है, तबीब। तो वो उसको देखना है जो आपको फितरत और नेचर के करीब लेकर आए। और चूँकि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर जो फरमाया ना, सूरा रूम है, चैप्टर नंबर 30 है, वर्स 30 है, वहाँ पे अल्लाह फरमाते हैं कि फितरत अल्लाह हिल्लती फतरन्नास अलैहा ला तब्दीला लिखल्किल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन्ना अक्सरन्नास ला यअलमून, कि ये अल्लाह की पैदा की हुई फितरत, नेचर है जिस पर उसने लोगों को पैदा किया। तो अल्लाह के बनाए हुए में कोई तब्दीली, छेड़खानी न करना, यही सीधा दीन है, मगर बहुत से लोग नहीं जानते। तो जो नहीं जानते उन तक वो अल्लाह की बात को मैं लेके शुरू हुआ, और उसके बाद एक इदारा WNO के नाम से हमने इसको अमेरिका से आगाज़ किया, और उसके बाद मुख्तलिफ़ मुल्कों में होते हुए बहुत सारे मुल्कों में एज अ स्टेट गेस्ट भी उनके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट से मुलाकातें, और एक प्रोजेक्ट हमारा बैक टू नेचर। आपके पाकिस्तान के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट सारे का सारा मेरे पास है, और उनको बैक टू नेचर के, यानी आपकी जितनी भी पुलिस लाइन्स हैं, आपके जितने भी रीजनल पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, आपके जो पुलिस ट्रेनिंग स्कूल्स हैं, आपके जो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं, इंक्लूडिंग मोटरवे पुलिस है, नेशनल हाईवे पुलिस है, उसके बाद आपकी नेशनल पुलिस एकेडमी है इस्लामाबाद में, जहाँ पे ASP और उससे ऊपर का लेवल होता है। सारी जगहों पे जाके मैं ट्रेनिंग करवा चुका हूँ कि बैक टू नेचर हो जाएं, फितरत की तरफ लौटिए, फितरत के करीब आइए। फितरत ज़िंदगी है, फितरत सेहत है, फितरत तंदुरुस्ती है, फितरत में ही हज़ार नेमतें हैं, और जब हम अपनी फितरत में ज़रा सा कोई बिगाड़ पैदा कर लेते हैं तो फिर हम मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आपको पता है ईद कुर्मा भी आने वाली है, और हमारी सोसाइटी में ईद कुर्मा में जो हशर होता है गोश्त के साथ, वो आपको पता है। हाँ, ईद का दूसरा दिन और तीसरा दिन मेरे ख्याल से लोगों का मेरा ख्याल नहीं बल्कि हेडलाइंस में लोग हॉस्पिटल्स में पहुंचे होते हैं। रीज़न क्या है? क्या वो गोश्त ज़्यादा खा लेते हैं या वो गोश्त सही पकता नहीं है? देखिए, कई सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ को मैं कंडेम्ट करूँगा, वो ये है कि जिसके घर में बड़ा जानवर आना है, यानी कोई वच्छा आना है, कोई कट्टा आना है, या उन्होंने कोई ज़्यादा बकरे करने हैं, तो वो सबसे पहले तो वो जानवर तो आ चुका होता है या आने वाला होता है, और एक नया फ्रीज़र चाहे किस्तों पे हो वो पहले आ जाता है। क्यों आता है? कि हमने उसको भरना है, डंप करना है, और फिर हम यानी पूरा साल चलाएंगे उसको। 6 महीने तो कम से कम है, नहीं 6 महीने से साल वाले भी हैं। और मतलब मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादियुल अव्वल तक तो ये चीज़ें हम चलाते हैं। एक जगह पे मैंने पढ़ा था तिब्ब नबवी के अंदर कि आप सल्लम के फरमान है कि आपने फरमाया कि अपने पेट को जानवरों का कब्रिस्तान न बनाएं, यानी गोश्त खाओ ज़रूर, बट ज़रा एक लिमिट के साथ, तरीके के साथ। इतना है ना खाते जो कि इतना गोश्त ही कर लो कि आपने अपने अंदर कब्रिस्तान बना लिया जानवरों का। सब्जियां भी अल्लाह ने आपको दी हैं, दालें भी आपको दी हैं, मुख्तलिफ़ तरीके आपको दिए हैं,
तो 100 एक तो ये है कि इसको कभी भी फ्रिजें नहीं भर लेनी। दूसरी बात ये है कि तरीके से खाओ। ये नहीं है कि आपको साल बाद किसी को नहीं मिला, ऐसा कोई नहीं होगा जो ये कि मुझे पिछली ईद पे ही मिला था और अब इस ईद पे ही मिलना है, इसके दरमियान में तो मुझे बाकी 363 या 62 दिन तो मैंने देखा ही नहीं या मैंने खाया ही नहीं। अब तो जिस गमी खुशी में जाओ यही कुछ मिलता है आपको। एक तो उसको देखना है और फिर खाओ कितना। पेट भरकर नहीं खाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि पेट भरकर ना खाओ और खाने पर खाना ना खाओ, इसलिए कि यही मर्ज़ बीमारी का सबब है। और आज हमें गोरा ये कहता है कि जनाब ये तो वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जरासीम होते हैं और उसकी वजह से बीमारियां फैलती हैं। तो ऐसा नहीं है। दूसरी बात ये है, फ़र्ज़ करें कि अगर आप मान लें थोड़ी देर के लिए मेरी बात, आप 1 मिनट के लिए अगर मेरी बात ये माने कि जरासीम कोई नहीं है, और आप मान लेते हैं कि फ़र्ज़ करें मेरी बात के जरासीम कोई नहीं है, तो मुझे ये बताइए कि आपके घर में जरासीम कोश कितनी चीज़ें आती हैं? अनलिमिटेड, हर चीज़ को लेके आ रही। आप देखें कि हैंड सैनिटाइज़र्स हो गए, आपके पास वो डेटॉल हो गया, आपके पास ये नीचे जो आपने फ़र्श में मुख्तलिफ़ चीज़ें यूज़ करनी है, फ़िनाइल और मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, फिर हारपिक और कई सारी चीज़ें ऐसी। ये सारी चीज़ें अगर फ़र्ज़ करें कि हम ये समझ लें कि जरासीम नहीं है, तो कितनी बड़ी इंडस्ट्री का तो जो बनेगा, आपका अपना बजट कितना अच्छा हो जाएगा, ये बताइए। और ये हमें किसी ने लगाया है, किसी की मिथ है कि जरासीम होता है, बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, उस तरह की थ्योरी बना ली, उस तरह की किताबें बना ली। तो फिर अभी अब देखें ना, इस वक्त जो मसाइल हैं उनके मुताबिक उसको अगर हम समझें तो एप्स्टीन फाइल जो खुली हैं उसमें कितना कुछ निकल रहा है। आपको पता है कि जो वैक्सीन है उसके अंदर क्या कुछ आ रहा है? बच्चों के खून चीज़ें, उसके अंदर चूहों की चीज़ें शामिल हैं, सुअर की चीज़ें शामिल हैं, उसके अंदर मेंढक की चीज़ें शामिल हैं, उसके अंदर बच्चे, जो छोटे बच्चे बेचारे माँ के पेट के अंदर एक्सपायर हो जाते हैं, वो बच्चे तक जो अभी एम्ब्रियो, जाइगोट और इस तरह की चीज़ें, छोटी को 3-4 महीने का बच्चा फोत हो गया माँ के पेट में, अबॉर्शन हो गया, इस तरह की चीज़ें, उनको निकाल के वो जो कौम है ना यहूद नसारा, वो आपको वो तक लगा रही है। क्यों? क्योंकि बीमारियां फैलें। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा कंट्रोल हो। और अल्लाह कुरान में फरमा चुके हैं हमारे बारे में, यानी मानने वालों के बारे में जो कुरान पे ईमान रखते हैं, कि यहूद नसारा तुम्हारे खुले दुश्मन हैं, ये तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते, और हम उनको दोस्त समझते हैं। हम उनके लिए देखें क्या कुछ कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों एक वैक्सीन आई है और जो लगना शुरू हो गई, इंडिया में भी बहुत और पाकिस्तान में भी शुरू हो गई, कि बच्चियों को लगानी है आपने, ताकि इनको इनके यूट्रस और इस वाले एरिया में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहीं कैंसर वैंसर ना हो। यस, ये इंट्रोड्यूस हुई है, रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई है, अभी बिल्कुल ताज़ा शुरू हुई। आप उसका कोई ट्रायल ढूंढ के लाएं कि किसी पे ये ट्रायल हुआ, आपको कोई पेपर नहीं मिलेगा कहीं भी। बल्कि उल्टा इंडिया के अंदर उसके अंदर जो मसाइल पैदा हो चुके हुए हैं कि उन बच्चों को उल्टा बांझपन, उन बच्चियों के अंदर उल्टा कैंसर। अब ये देखिए, एक मुहिम आई, अच्छा इस पे कोई ट्रायल भी नहीं मिलेगा आपको, और इसके ऊपर कोई रिसर्च पेपर नहीं मिलेगा कि जिनको लगाई गई और जिनको नहीं लगाई गई, दोनों में कोई कंपैरिजन करके कोई पेपर दिखाएं है। अगर आपको इस पे कोई पेपर मिल जाए ना, कोई रिसर्च पेपर मिल जाए, मैं आपको 5 लाख रुपए इनाम दूंगा आपको। दूसरी बात आ गई कि हम इन सारी चीज़ों के पीछे पता नहीं क्यों भाग रहे हैं। जब एक वैक्सीन मार्केट में इंट्रोड्यूस होती है, क्या वो आफ्टर एग्जामिन या आफ्टर उस सारे प्रोसीजर के बाद वो मार्केट में नहीं आती है? मुझे ये बताइएगा कि जो वैक्सीन होती है ना, ये आपकी बॉडी में इसलिए भेजी जाती है, जो बनाते हैं उनका जो कहना है कि आपकी बॉडी में इसलिए भेजी गई कि आपकी बॉडी में उस जैसी एक फोर्स पैदा कर दी। और जब आपको बाहर से कोई बीमारी उस तरह की हमलावर होगी, तो जो अंदर आपको उस जैसी फोर्स भेजी गई है वो उसके साथ लड़ेगी, दोनों को ख़त्म करेगी और आप बच जाएंगे। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे टेटनस की वैक्सीन लगाई जाती है, तो कभी ऐसा हुआ कि गोली मारने के बाद कोई बुलेट प्रूफ जैकेट पहनेगा? यहाँ पे ये कहा जाता है, फ़र्ज़ करें कहीं कोई गिरा, ज़ख़म हो गया रोड पे सही, तो उसके बाद कहा जाता है कि अब ये वो वैक्सीन लगवाए। तो जो ज़ख़म हो गया, जो चीज़ उसके अंदर जानी थी वो तो चली गई, तो उसके बाद आप गोली किसी को लग गई और उसके बाद बुलेट प्रूफ जैकेट पहना रहे हैं आप उसको।
तो वो ताकि जिस्म के अंदर ना फैले, इसके वो सिम्टम्स हैं वो ट्रायल वहीं पे रुक देखिए, जाएं, ट्रायल देखिए, कहीं ट्रायल पढ़िए। एक डॉक्टर है, प्रोफेसर डॉक्टर बैडन बी जॉन्स, ओके, अमेरिकन है। वो ये कहता है, उसकी बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं, वो ये कहता है कि भाई, और उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, वो कहते हैं कि जिन मुल्कों में, जिन खित्तों में वैक्सीन करवाने का रवाज ज़्यादा है, कैंसर की शरह उन्हीं मुल्कों में ज़्यादा है। सो आप एक चीज़ कुछ अर्सा पहले शुरू हुई, ख़वातीन को आपको ज़्यादा पता होगा, कहा गया कि आपने मेमोग्राफी करवानी है, और जो ख़वातीन 40 एज ग्रुप को टच करती हैं वो लाजमी, या 40 अबव हो चुकी हुई हैं तो वो लाजमी अपनी मेमोग्राफी करवाएं, फ्री में हो रही है, उसके लिए बेशुमार मशीनें इंस्टॉल हुई। अब मैं आपसे एक सवाल करूंगा, फिर आपको बात इसकी अगली समझ आएगी। आपके पास 2 टमाटर हों, आपके पास 2 जापानी फल हों, या आपके पास 2 केले हों, कुछ कोई भी चीज़ ऐसी हो, अब दोनों की क्वालिटी सेम हो, 2 टमाटर आपके पास हैं, दोनों की क्वालिटी सेम है, इक्वल है, और दोनों ए क्लास किस्म के टमाटर हैं, एक टमाटर, 2 आपके सामने पड़े, मैं आपको कहता हूं, आपने वैक्सीन आपने कर दी और एक नहीं, कुछ भी नहीं किया। आपने एक टमाटर को पकड़ना है, अपने हाथ में ऐसे रखना है, और ऐसे मुट्ठी में दोनों हाथों में लेकर आपने हल्का सा ऐसे दबाना है, हल्का सा, ये मैं देख लें कितना दबा रहा हूँ, इतना का दबाना है, और वापस रख दें, और दूसरे को आप वैसे ही रहने दें। जिसको दबाया वो और जिसको नहीं दबाया, दोनों में जल्दी ख़राब कौन सा होगा? जिसको दबाया। जिसको दबाया। अब जो मेमोग्राफी हो रही है, हाँ, वो ब्रेस्ट को उस मशीन में रख के इधर से यूं जितना दबाया जाता है और उससे से जितना दबाव दिया जाता है, जो उस दबाव की वजह से उसने ख़राब होना है, कैंसर तो वहाँ से आएगा। आप मेमोग्राफी समझ रहे हैं कि हम ये ढूंढ रहे हैं कि कैंसर ना हो, और जिसके होगा या कोई मसला होगा वो तो अलग बात है ना, डायग्नोस करने के। एक रिसर्च पेपर छपा है अमेरिका में, और वो ये कहता है कि ऑल द डायग्नोस्टिक टूल्स, आई मीन टू से फॉर एग्जांपल सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन, फेब्रोस्कैन, बोन स्कैन, मेमोग्राफी, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, गैस्ट्रोस्कोपी, इंक्लूडिंग बायोप्सी, इज कॉज्ड बाय कैंसर एंड इज स्प्रेड बाय कैंसर। क्या करेंगे? वो कहते हैं कि ये तशखीस करने के जो तरीके हैं, ये सीटी स्कैन, एमआरआई, ये वो, उसने कहा ये सारी चीज़ें ये कैंसर कॉज करती हैं। और नंबर 2 कि अगर पहले से कैंसर मौजूद हुआ तो उसको स्प्रेड कर देगा, फैला देगा, बिगाड़ देगा। तो व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स? ब्लड टेस्ट करवाइए, दैट्स इट, सिंपल। आप अल्फा फिटोप्रोटीन करवाएं, आप CA125 करवाएं, CA19.9 करवाएं, CA15.3 कराएं, CEA करवाएं, C3 C4 करवाएं, PIVK-A2 लेवल, PIVK-2 वो करवाएं, आपका सारा कैंसर यहाँ से ट्यूमर मार्क्स और इनसे पता चल जाएगा। और दूसरी बात है कि ये जो जिस्म में गिल्टियाँ, रसोलियाँ, सिस्ट, फेब्राइड, मैस बनते हैं, अब इसकी एग्जाम्पल दूंगा। फर्स्ट करें, ये माइक नहीं है, ये एक फाइब्राइड है, ये एक ट्यूमर है, ठीक। तो हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम है, कुव्वत मुदाफ़ा सिस्टम है, हीलिंग पावर सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है, कई सारे सिस्टम है। तो जिस तरह से मुल्क में कहीं कोई दहशतगर्द आ जाए किसी भी मुल्क में, तो उस मुल्क की जो लॉ एंड एनफोर्समेंट की एजेंसियाँ हैं, हमारा मुल्क इस वक्त जो बचा हुआ है ना अभी तक, इर्द गिर्द इतने मगरमच्छ बैठे हैं, तो किस वजह से बचा हुआ है? लॉ एंड एनफोर्समेंट की जो हमारी एजेंसियाँ हैं, और ख़ास तौर पे हमारी जो ISI है, जो हमारी आर्मी है, फोर्स है, इनका पूरा कंट्रोल है कि किस तरह से किसको कैसे देखना है। और हम बड़े आराम से अपने घर में इजी सुकून से सारे सोते हैं, काम करते हैं, फिरते हैं। तो दहशतगर्द अगर आ जाएं तो ये क्या करती हैं? ये एक्टिव होती हैं सारी एजेंसियां, और उनको तलाश करते हैं, और उनको घेरा गुरा डाल के किसी एक जगह पे ला के उन्होंने पकड़ लिया और फिर किसी सेल में बंद कर दिया। ऐसा होता है। अब उस सेल को फर्ज करें कि ये हम एक कमरे में बैठे हैं, ये एक सेल है, इधर एक डोर है, ये बंद हो गया, लॉक हो गया, बाकी 3 तरफ दरवाजे हैं, कोई भी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई खिड़की नहीं, कुछ भी नहीं है। इधर से कोई
बायोप्सी के नाम पे दीवार में बाहर से सुराख करे तो जो अंदर दहशतगर्द कैद हुए हैं वो उससे निकल के भाग जाएंगे या बैठे रहेंगे? भागेंगे भी, और साथ वो स्प्रेडिंग वाली साइड पे, क्योंकि वो बिल्कुल वो भाई उन्होंने बाहर निकल के वहां से भागे और बाहर निकल के उन्होंने जाके कहीं मस्जिद में कोई नमाज जुमा तो नहीं पढ़नी ना, वो तो जिस काम के लिए हैं जो उनकी एजाइम है वही करेंगे। इसी तरह से बॉडी के अंदर हमारे सिस्टम एक्टिव होते हैं और वो इन सारी चीज़ों को घेरा गुरा डाल के किसी एक जगह पे लाके इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उसके इर्द गिर्द निज़ाम कुदरत है, उसके इर्द गिर्द प्रोटेक्टिव लेयर्स चढ़ती हैं और वो इतनी लेयर चढ़ती हैं कि उसको अंदर उसके कंट्रोल कर देती हैं कि ये इससे अब बाहर ना निकलें। अक्सर लोगों ने देखा कि वाइट कलर के, ऑफ वाइट कलर के ही होते हैं। जी ऐसे। अब क्या होता है कि एक डॉक्टर उठ के कहता है जी इसकी मुझे बायोप्सी करनी है या आप बायोप्सी करवा लें। अब वो उसमें नीडल मारता है तो उन लेयर्स को कट करता हुआ उनके अंदर से नीडल जाती है और वापस आती है, एक मवाद लेता है, रिपोर्ट आनी है 15 से 20 दिन बाद, और वो जो मवाद उसके अंदर था, जो उसके अंदर कैंसर के खुलिये थे, वो निकलेंगे और भाग जाएंगे और वो पूरे बॉडी के अंदर स्प्रेड ओवर करेंगे और आपको तबाही पे ला के खड़ा कर देंगे। दूसरी बात कि अगर नहीं है तो वो जो ज़ख़म हुआ वो ज़ख़म बिगड़ेगा, वो नहीं ठीक हुआ तो वो ज़ख़म कैंसर की शक्ल इख्तियार कर जाएगा तो कैंसर हो जाएगा। सो आप ये कहना चाह रहे डॉक्टर साहब के जैसे अक्सर सुनने में आता है कि ये बंदा तो बिल्कुल ठीक था लेकिन जब टेस्ट कराया ना उसमें ये चीज़ें डायग्नोज हुई और उसके बाद से हॉस्पिटल में और पता ही नहीं चला कि इसको रातों रात क्या हुआ और उसके बाद उसकी रिपोर्ट आने से पहले लोगों की डेथ हुई है, लोगों के उसके रिपोर्ट आने से पहले या उनके बाजू कट गए या टांग कट गई या कोई ना कोई हिस्सा जहाँ भी था वो कट गया। फिर आगे इसके बाद कहा जाता है कीमो करवाओ, रेडिएशन करवाओ या इम्यूनोथेरेपी करवाओ, जितनी भी थेरेपी हैं ये सारी की सारी बंदे मार थेरेपी हैं। अच्छा, बैक टू द टॉपिक, जैसे अभी ईद कुर्बान के हवाले से बात करते हैं। हमारे हाँ बहुत ज़्यादा इशू है कि भाई जानवर कौन सा लेना है, गोश्त किसका सबसे अच्छा होगा, दुम्बा लें, कट्टा लें, बकरा लें, बछड़ा लें, गाय लें, क्या हम लें सबसे अच्छा गोश्त? सबसे अच्छा जानवर जो है मेरे नज़दीक वो दुम्बा है। अच्छा, इसलिए कि दुम्बा जो है वो आप पहले तो हिस्ट्री लें कि जब इसकी इब्तदा होती है, इस कुर्बानी की इब्तदा होती है तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पे छुरी चलने से पहले अल्लाह ने क्या भेजा था? दुम्बा भेजा था वो। और मैं इसलिए भी लाइक करता हूँ और मैं इसलिए भी कहता हूँ, एक तो वो निस्बत अल्लाह को कितने जानवर थे अल्लाह के पास, पसंद क्या था अल्लाह को वो देखना है, और उसके बाद फिर वो सुन्नत देखें कि किसके लिए आया और किसके हाथों ज़िबा हुआ वो भी देखना है, वो निस्बत भी देखनी है इस जानवर की। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखें कि ये आजकल जो ये दुम्बे हैं ये ज़्यादा हमारे पठान भाई जो पख्तून हैं बरादरी हमारी सारी, ये उस तरह के लोग उधर इसको पालते हैं, वहाँ पालते भी यही हैं पहाड़ों पे। ये बैक टू नेचर जो हम बात कर रहे हैं ना, या जिसमें जो मेरा प्रोजेक्ट है जिसमें मैं लोगों को अवेयर कर रहा हूँ, आप ये देखें कि ये दुम्बे सारे वहाँ पहाड़ों की जंगली जड़ी बूटियाँ सारी खाते हैं और उनकी अफादियत देखिएगा। और इधर एक तरफ हमारे पंजाब के लोग हैं कि अच्छा खासा बकरा पालते थे और अपने खेतों में पालते थे, खेतों में पालते थे। अब उसकी खादें बन गई, उसके लिए ऐसे वो मसाले आ गए, ऐसे केमिकल आ गए, ऐसे टीके आ गए कि लगा लगा के उसको इतना अजीबो गरीब किस्म का बना दिया हमने, ओवरवेटेड। और उसके बाद उसके मसाइल, फिर उस गोश्त से हम क्या करेंगे, हमें फ़ायदा होगा? और वो जो वहाँ पे दुम्बे को चरा रहा है पूरा साल पहाड़ों पे, और मिनरल वाटर वो दुम्बा पी रहा है, हम नहीं पी रहे। हमें कहाँ से मिनरल वाटर मिलता है? ये जो बाज़ार में मिल रहा है मिनरल वाटर तो है ही नहीं, ये तो बॉयल वाटर है या टैप वाटर है। तो वो चश्मों के, माइंस के मिनरल से टच करते हुए पानी वो दुम्बे पीते हैं, वो जानवर पीते हैं जो उधर होते हैं। अच्छा, उसके बाद वो जंगली जड़ी बूटियाँ और मुख्तलिफ़ चीज़ें जिनके अंदर अल्लाह ने फ़ादियत रखी है वो खाते हैं, तो उनको आप कुर्बान करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है और उसका गोश्त भी ज़्यादा अच्छा है। और दूसरी बात है कि उसकी जो बैक पे चक्की सी एक चर्बी होती है उसमें से आप उसको निकालें और उसकी छोटी छोटी बोटियाँ बनाएं, जिसको गोश्त बांटें उसको वो थोड़ी थोड़ी बीच में साथ डाल के भेजें। अच्छा। और उनको ये चाहिए कि वो किसी भी ऑयल शॉयल में उसको पकाने की बजाय वही उसमें थोड़ी सी वो 2-4-5 पीस डाल दें उस फैट का,
जो उसके अंदर अल्लाह ने हलाल हवानी जानवर के अंदर हमारी सेहत के लिए रखी है, उसमें डालें, वो आपका ऑयल का काम भी करेगा और उसमें पकेगा। ये जितने दुम्बे कढ़ाइयाँ बनाने वाले हैं सारे इसी तरह पकाते हैं। और आप देख लें कि अब लोग कितना ट्रेंड बन गया हुआ है कि चलें जी दुम्बा कढ़ाई खानी है, फ़लाँ के पास, फ़लाँ के पास, फ़लाँ के पास, जो भी जितने भी मुख्तलिफ ब्रांड्स बन चुके हुए हैं, तो वो उसी में बनाते हैं। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि एक तो हमें अपनी लाइफ से ये जितने बनास्पति घी हैं और जो कुकिंग ऑयल्स हैं इनको अपने घरों से निकालें। आपके लिए सिर्फ 4 चीज़ें हैं जिसमें आप कुक कर सकते हैं। सरसों का तेल, नारियल का तेल, जैतून का तेल और देसी घी। इन 4 के अलावा अगर कोई है तो मुझे भी बताइएगा, बाकी सब फ्रॉडबाजी और बीमारियां और मसाइल। सीड ऑयल्स हैं, जितने भी ये प्रोसेस किए गए रिफ़ाइन किए गए तेल हैं, ये बीज हैं, सीड्स के ऑयल हैं, इतने कड़वे होते हैं जिसका अंदाज़ा नहीं है। और इसको जब वो फैक्ट्रियों में करते हैं तो इनको थाउजेंड्स ऑफ फ़ारेनहाइट पे ले जाके इनको जो है वो हीट दी जाती है, फिर उसको रिफ़ाइन किया जाता है और उसके बाद ये जहर हमें बेचा जाता है कि जी ये आपके लिए अच्छे हैं। सबसे बेस्ट जो है सरसों का तेल, जो गोश्त गलाने में मेरा एक स्लोगन है, पिछले दिनों हमने एक मुहिम स्टार्ट की है, खाओ सरसों जियो बरसों। इस सरसों के तेल में अचार खाना मुझे बताइए कौन पसंद नहीं करता। जिससे पूछेंगे वो क्या, सरसों के तेल में अचार है, आय हाय हाय मज़ा आता है। और अगर उसको कहा सरसों के तेल में खाना बनाना है, हाँ नहीं वो नहीं ये पता नहीं कैसा स्मेल देगा फलां। भाई अचार खाते हो? हाँ वो तो बड़े शौक से, कैसे कहते हैं हम, मज़े से। और उधर उसी में ही बनना है और वो कच्चे तेल में अचार होता है और ये तो पक रहा है। और इसके ऊपर एक गलत मुहिम की गई किसी दौर में, बाहर से शुरू हुई, चूँकि उन्होंने ये चीज़ें पकानी और करनी और उसमें शुरू करवाना, पैसा कमाना, बीमारियां बढ़ानी और बीमारियां बढ़ानी और उस पर दवाइयाँ बेचनी, वो एक चीज़ था। तो उन्होंने कहा नहीं ये बड़ा ख़तरनाक है, इसमें पता नहीं क्या है। भाई ये इतना ख़तरनाक होता तो जो हमारे आबा अजदाद, हमारे जो जद्द अमजद, जो हमारे से पहले हमारे आबा अजदाद, उनके आबा अजदाद जो खाते ही सरसों के तेल में रहें, तो उनको बीमारियाँ होनी चाहिए थी या अब होनी चाहिए थी। देसी घी में बीमारियां होती तो उनको होती क्या अब होती। तो इन चीज़ों को देखना है। दूसरी बात है कि गोश्त को जब भी करें कढ़ाई भी पकानी चाहिए, बट ज़रा थोड़ी हल्की, और ताज़ा बनाएं, ताज़ा खाएं वाली बात करें, पका के ज़्यादा नहीं रखें। और शोरबे वाला बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। उसमें कद्दू डाल लें, उसमें टिंडे डाल लें। आजकल देसी टिंडे आए हुए हैं, काले छोटे छोटे होते हैं, आप वो साबत लाएं उनको और साबत ही उसमें डाल के शोरबे वाले बनाएं गोश्त के साथ। कमाल का टेस्ट बनेगा। और काली मिर्च के साथ बनाएंगे तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। चलें, आपने तो साथ साथ आज रेसिपी भी बना दी, बहुत मजे की। और उसके बाद आप कद्दू गोश्त जो है वो आपसे सल्लम की बड़ी फेवरेट डिश है, उस तरह से आएँ, शोरबे वाला बनाएं। हाँ यखनी भी बनाएं इन दिनों में। आप यखनी ये मत छोड़ें कि भूल जाएं कि ये जी गर्मी बहुत है। आप ये देखें सर, अभी भी जो लोग ये लंबे ट्रक चलाते हैं, लाहौर टू कराची, ग्वादर, पेशावर, किधर किधर वो पूरे पाकिस्तान में फिर रहे हैं, आप इनको देखेंगे तो ये नेचर के करीब रहते हुए खाना खाते हैं। और हमारी बसों वाले ड्राइवर हैं कि उनको जहाँ मुफ्त में रोटी मिलती वहाँ बस रोक देते हैं, खुद मुफ्त में खा लेते हैं, बाकी कौम को सारी को वो गलत किस्म के खाने को खुद भी खाते हैं, दूसरों को भी खिलाते हैं। तो ट्रक ड्राइवर जितने हैं ये इनके अलग होटल हैं। ये आपको मुझे बताइएगा कोई ट्रक वाला किसी हमारे जिस तरह के गाड़ियाँ जहाँ रुकती हैं, बसें रुकती हैं, हमारी कारें रुकती हैं, वहाँ पे आपको कोई ट्रक वाला नज़र आए तो दिखाइएगा, कभी भी नहीं। और जहाँ ट्रक वाले होते हैं वहाँ पे आपको चंद गाड़ियों वाले को, मेरे जैसे तो शायद कभी रुके हुए नजर आए, मेरे जैसे भी रुके होंगे। हाँ आप मतलब चंद लोग ऐसे हैं, उनके पास रोश शेक होता है। हाँ, बकरे का या दुम्बे का रोश बनाते हैं। रोश जो होता है उसकी अगर आप बोटी लेंगे उसके साथ तो 1000-1200 रुपए की प्लेट आपको एक प्याला देगा, उसमें एक बोटी का पीस भी देगा। हाँ। अगर आप वो नया बोटी लेना चाहें ना, फर्ज करें नहीं मूड है, तो आप उसे कहें बोटी रहने दो भाई, बाकी मुझे उसकी यखनी या उसका प्याला दे दो। यकीन करें 100 से 150 रुपये में आपको यखनी का प्याला मिलेगा। उसी के अंदर आप उसी से रोटी लें, एक लाल आटे की रोटी होती है उसकी, प्योर गंदम की, और वो भी चक्की के आटे के पीछे, वो आप तंदूर की रोटी लें और उसको तोड़ें और उसी के अंदर डिप करें और चमचियों के साथ लें। आपको अगले आधे घंटे में आपको भूख लग जाएगी कि जो खाई थी वो किधर गई। ये है प्रोटीन डाइट।
और अगर वो 12 महीने वो ट्रक वाले जो गर्मी में बैठ के, जिस ट्रक में शायद एसी भी नहीं है, चंद होंगे ना, बाकियों में तो नॉन एसी ट्रक हैं, तो वो ट्रक बैठ के और कितनी स्लो चला रहा है और कितनी लू में, और उसके इंजन की जितनी हीट होती है उसमें बैठ के, और वो फिर भी जो है वो प्रोटीन डाइट लेता है और ऐसी चीज़ें खाता है। तो हमें ये सुनने को मिलता नहीं, नहीं जी आप कैसी बात कर रहे हैं। अभी नीचे कमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे, ये आगे होंगे अभी तक कईयों के जनाब ये गर्मी में ये किधर हमें यखनी की बात कर रहे हैं। नहीं, यखनी इज़ वेरी इफेक्टिव। इवन तो आपको फ्लू जब होता है, आपको कोई बीमारी कोई भी होती है, तो आपको ये कहते हैं कि आप यखनी पे, और वाकई इट्स वेरी इफेक्टिव। देखिए बुखार हो तो यखनी पे बुखार उतर जाता है, बुखार उतर जाता है, गला खराब हो आपको, या आपको नॉइज़ हो रहा है, या आपको फ्लू हुआ और तो आप यखनी की तरफ जाते हैं। मैं अभी बताता हूँ कि मैं लोगों को बताता होता था, अक्सर ये बात करते हैं कि बुखार हो तो उसके लिए एक बुखार की गोली है जो कि 7 साल हो गए बैन हो चुकी हुई, वो कभी भी नहीं खानी चाहिए। और वो हर एक के पास सर दर्द में, हर एक के लिए बुखार में वो 2-2 गोलियां खा के ऊपर से चाय पी। गोलियां बंद हुई थी बीच में, ये जब कोविड आया था बैन हो चुकी हुई है, बैन ड्रग है, लेकिन अभी भी मिल रही है, आती है, खा रहे हैं, लोगों के पर्स में मौजूद है, नाम लेने की जरूरत नहीं, सबको पता कौन सी है। अच्छा बात यह है कि इसके बगैर भी बुखार उतरता है और बगैर किसी दवाई के उतरता है, और मैंने उतरवा के देखा कई दफ़ा। आप तेज़ी से एक काम कर लें और आपका बुखार ऐसे 15 मिनट में उतरेगा, 20 मिनट में उतर जाएगा। गर्म पानी लें, अगर घर में गीज़र चल रहा है वहाँ से ले लें, नहीं तो पानी थोड़ा सा गर्म कर लें और आधी बाल्टी या 1 बाल्टी पानी गर्म आपके पास हो। अच्छा। और आप एक टब लें अलग से या कोई छोटी बाल्टी लें, उसके अंदर थोड़ा सा गर्म पानी डालें और थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा 1-2 डब्बे ठंडा पानी या नॉर्मल पानी जो है वो डाल लें, लेकिन उसका टेम्परेचर इतना कर रखें कि आपका हाथ लगाएं, हल्का सेक लगे ज़रूर लेकिन काबिल बर्दाश्त हो, लेकिन बहुत नॉर्मल या ठंडा ना हो। अच्छा। थोड़ा तेज़ गर्म हो लेकिन काबिल बर्दाश्त हो। उस मरीज़ के आप वहाँ पे पाँव दो जो है, दोनों पाँव उसमें डुबो के को थोड़ा सा टखने से ऊपर तक थोड़ा सा आप उसमें डुबो के बिठा दें और अपना हाथ उसमें डिप करें। फ़र्ज़ करें मैं पास बैठा हूँ तो मैं अपना हाथ डिप रखूँ, मैं जब फील करूँ ना कि इसमें हरारत ठीक आ रही है तो उसके पाँव डुबो दें, और उसके बाद जब मैं देखूं कि आधा मिनट 1 मिनट के बाद थोड़ा सा हरारत कम हो रही है, यानी उसको 40 डिग्री सेल्सियस पे आपने रखना है, फ़ौरन पे रखना है, तो आप उसमें एक पास आपके गर्म पानी पड़ा है, तेज़ गर्म पानी जो पड़ा था आपके पास, वो आपने 1 या आधा डब्बा थोड़ा सा उसमें और डाल दिया, अपना हाथ डिप रखें। अगर आपको फील हो इस साइड पे कि ज़्यादा लग रहा है तो वहीं रुक जाएं, फिर थोड़ी की देर बाद जब देखें कि ये थोड़ा सा फिर नॉर्मल हुआ है तो थोड़ा सा और डालते जाएं। अच्छा, ये मैंने लोगों को कहा, पब्लिक हुई ये बात और लोगों ने इसको करना शुरू किया, बुखार उतरता है। 2-3 दिन पहले मेरी मिसेस, उनके कोई करीबी किसी की डेथ हुई तो उसमें ज़रा उनको कुछ देर, जैसे होता है ना ख़वातीन के साथ देर तक बैठना और इस तरह अफसोस में, तो उनकी थोड़ा बुखार हो गया। मुझे कहती हैं कि आउट ऑफ स्ट्रेस, मुझे कहती हैं कि आप ना मुझे अपनी कोई हर्बल कोई दवाई आप दे दें। मैं कि यार वो भी नहीं देनी, दवाई नहीं देनी आपको। मुझे कहती हैं हाँ याद आया, आप लोगों को बताते हैं कि बुखार ऐसे उतरता है, तो वो बेगम है, मुझे कहती हैं आज मेरा ला के बहाओ ज़रा। मैं क्या अच्छा जी हो जाता है। अभी मैंने उसको बुलाया मेड को, मैंने उसका इधर आओ, मैंने कहा वो जो गीज़र चल रहा है, कहती नहीं वो आजकल गैस की शॉर्टेज है, मेरा गीज़र 12 महीने चलता है और मैं 12 महीने गर्म पानी से नहाता हूँ। उसने कहा गीज़र में पानी इस वक्त गर्म नहीं है और चूँकि वो लोड शेडिंग है, जब मर्ज़ी गैस चली जाती है, जब मर्ज़ी आ जाती है, तो इसलिए ना। तो मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा अब गीज़र चलाएंगे तो वो ज़रा टाइम लेगा गर्म पानी करने में। मैंने कहा आप ऐसे करें कि वो पतीली में रखें। तो ये वाली फ़लाँ बाल्टी जो है ना वो इसका एक साइज़ था, तो मैंने कहा वो वाली ना उसमें वो छोटी 3 पतीलियाँ भर के ना वो डाल के तो पानी गर्म करके तो वो उसने ला के ना मेरे पास रख दिया। अब मिसेस बैठी हुई थी बेड पे, तो नीचे एक छोटा टब रखा और उसमें पानी डाला, और जब मैंने देखा कि काबिल बर्दाश्त ये है, थोड़ा मैंने बीच में नॉर्मल वाला डाला, थोड़ा डाला पहले कि जिसमें सिर्फ पाँव टखने तक डिप हो। अच्छा। और उसके बाद मैंने अपना हाथ लगा के देखा तो मुझे कहती हैं जी पानी तेज़ है, थोड़ा गर्म है। मैंने कहा ये देखो मेरा हाथ है ना, मैंने ज़रा थोड़ा सा पानी लेके हाथों से मैंने उसके पाँव पे थोड़ा सा ऐसे करके डाला, पानी वो गीले हुए थोड़ा सा, तो मैंने कहा अब डिप करो। जब डिप किए तो उसने कहा अब ठीक है। मैं कहा ओके। अब मैंने अपना हाथ बीच में रखा और मैंने
चूँकि वो थर्मामीटर नहीं था कोई ऐसा हाँ, जिससे वो हम देख सकें, पानी के अंदर भी एक थर्मामीटर रखा जा सकता है, वो बता भी देता है। तो मैंने पास वो गर्म पानी रख लिया। मैं हर आधे मिनट 2 मिनट 1 मिनट के बाद जब मैं देखता था ना कि ये थोड़ा सा मुझे हीट कम लग रही है, तो फिर मैं थोड़ा सा और डाल देता था, फिर थोड़ी देर बाद और डाल देता था, फिर थोड़ी देर बाद और डाल देता था। इस तरह मैं करता रहा। 15 से 20 मिनट के बाद बुखार उतर गया और अब तक उतरा हुआ है, ठीक है, कोई दवाई नहीं दी। तो क्या करना चाहिए हमें? बैक टू नेचर ये है कि फितरत की तरफ। होता क्या है कि हमारी बॉडी, बुखार होता क्यों है? हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेस या बॉडी के अंदर कुछ खाने पीने से हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे टॉक्सिस, को ऐसी चीज़ें पैदा हो जाती हैं। उसको ख़त्म करने के लिए, उसको बर्न करने के लिए, उस इन्फेक्शन को जलाने के लिए हमारी जिस्म का एंटीबायोटिक अमल है जो हमारे खिलाफ उठ खड़ा होता है, और वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेज़ करता है और वो उसको तल्फ करता है। जब टेम्परेचर आता है तो वो ज़रूरत होती है। अच्छा, तभी ये बात कहते हैं कि जब आपको टेम्परेचर हो या आपको इस तरह से फ्लू वगैरह, क्योंकि पूरा एक सर्कल होता है ना, खाली जी, आपको ऐसे- टेम्परेचर नहीं होता, ऐसे। आपको थ्रॉट इन्फेक्शन होता है, आपको फ्लू होता है, आपको टेम्परेचर होता है, ये पूरा एक सर्कल चल रहा होता गला है। खराब होगा तो गला उसमें खराब, इन्फेक्शन आई तो उसको हाँ, उस इन्फेक्शन को आपने ख़त्म कोई करने के लिए मेडिसिन एंटीबायोटिक के तौर पे आता है, और उसमें कभी भी दवाई नहीं लेनी चाहिए। हाँ। अब ये वाला जो पोजीशन थी वो मतलब इस तरह एक नेचुरल एनवायरनमेंट बनता है। अब आपकी बॉडी जो है वो हीट कर गई, उसको हरारत की ज़रूरत थी, तो आपकी बॉडी ने अपनी ज़ोर पे हरारत ऊपर लेकर गई। तो आप जब उसको पाँव गर्म पानी में रख के उसको डुबोए रखेंगे ना, तो आपको एक हरारत यहाँ से मिलेगी। ये हरारत मिलेगी तो जो आपकी बॉडी की हरारत थी वो आपकी ख़त्म हो जाएगी और वो सिस्टम पे ले आएगा आपको, और वो आप ठीक हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे उसी वक्त बगैर किसी दवाई। अच्छा, अभी हम लोग बात करें सईद कुर्बान के हवाले से और उसमें खाने वाले जो चीज़ गोश्त है उस हवाले से और उसके फ़वाइद के हवाले से। ऊँट की जब कुर्बानी की जाती है, ऊँट का गोश्त जो सा है वो कितना फ़ायदेमंद है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम हदीस और उसवा हसना को देखते हैं तो ऊँट का गोश्त जो है वो बहुत अच्छा है, ऊँटनी का गोश्त बहुत अच्छा है, लेना चाहिए। इवन दो के ये ज़रा हल्का सा नमकीन होता है और बड़ा क्लास का होता है। बल्कि मैं ढूंढता होता हूँ कि जो ऊँट की कुर्बानी करता है तो मैं उसको कहता होता हूँ कि भाई मेरे से दुम्बे का ले लो, लेकिन मुझे थोड़ा जितना भी आपने आपके दे सकते हैं मुझे उसका ज़रूर गोश्त लाजमी देना है। अच्छा, आम दिनों में भी कुछ जगहों पे ऊँट कुछ कसाई ज़िबा करते हैं आम दिनों में भी, तो मैं जहाँ मुझे पता होता है मैं वहाँ कहीं ना कहीं उसको कह के बुकिंग करवा के तो मैं वहाँ से भी लेके हम उसको कोशिश करते हैं खाने की। ये वो है जिसकी सवारी मेरे आप सल्लम ने, मेरे नबी ने भी की। ये वो ऊँट है, ऊँटनी है। और उसके बाद ये जिसके बारे में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके दूध में भी शिफा है, जिसके बारे में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया। फिर बहुत सारे लोग इस पे वो आना शुरू हो जाएंगे तनकीदी पढ़ने से, पहले पढ़ लीजिएगा कहीं, नहीं तो किसी मुफ्ती से पूछ लीजिएगा, फिर उसके बाद तबसरे कीजिएगा, वरना ऐसे ना कीजिएगा। एक सहाबी रसूल बीमार थे, उनके पेट में पानी इस्तिस्का के मसला था, तो आपने फरमाया था ऊँटनी का दूध, और फरमाया फ़लाँ बिन फ़लाँ बिन फ़लाँ कबीले की ऊँटनी, क्योंकि वो फ़लाँ बिन फ़लाँ बिन फ़लाँ जो कबीला था वो अरब के ऐसे ख़ित्ते में रहते थे जहाँ जंगली जड़ी बूटियाँ और नेचुरल इन्वायरमेंट था, और ऐसी जड़ी बूटियाँ थी जो मैदे और जिगर और एपेटाइटिस और पेट में पानी आने के लिए मुफीद थी। वो ऊँटनियाँ वहाँ वो जड़ी बूटियाँ चरती थी, खाती थी। तो ऊँटनी के दूध में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शिफा है, और तिब्ब नबवी के अंदर ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि जिसमें आपने ये भी फरमाया कि ऊँटनी के पेशाब में भी शिफा है। तो ऊँटनी जो है वो कमाल का, यानी एक ऐसा जानवर है, और इसका गोश्त जो है वो खाना चाहिए, बहुत अच्छा है, और लोग इसकी कुर्बानी भी करते हैं। बल्कि जो कुर्बानी करते हैं उनको भी चाहिए, और जो इसकी ख्वाहिश रखते हों या जिन्होंने कभी नहीं खा के देखा इसका गोश्त, तो उनको बड़ा नमकीन सा इसका जो है वो गोश्त बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, जो लोग हार्ट पेशेंट हैं, ये गैस्ट्रो के जो पेशेंट्स हैं, उनके लिए कौन सा सबसे अच्छा जो है गोश्त वो बेस्ट है? देखिए, जो बड़ा गोश्त है ना, इसको कम खाना चाहिए।
ये हमें ज़्यादा बीमारियों की तरफ लेके इन डेली रूटीन एज वेल? कभी भी, जब भी आप, बहुत कम, इसलिए कि पोजीशन ये है कि आप अगर तिब में देखेंगे तो बड़ा गोश्त मना किया जाता है, मुख्तलिफ पेशेंट्स में बड़ा गोश्त ना खाएं। दूसरी बात, आपको जो रूहानी इलाज करने वाले हैं वो मिलेंगे तो वो भी आपको बड़ा गोश्त मना करेंगे। तो उस पॉइंट वो से भी यानी इसमें मसाइल हैं। तो इसको ठीक है, कुर्बानी होती है, की भी जाती है, तो ज़रा थोड़ा कम खा के इससे अवॉइड कर लेना चाहिए, ना कि हम इसको बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ ओवर ईटिंग बहुत होती है, बस यार खोरी बहुत है। मतलब हम खाने बैठ गए तो हम कहते हैं बस ठीक है शुरू हो जाओ, मतलब वो गुरु हो जाए शुरू, और उसके बाद फिर तो रुकना नहीं है, और इतना खाओ कि बस फिर मतलब शायद हम ये आखिरी ज़िंदगी का खाना है। तो दो चीज़ें हैं, ज़िंदा रहने के लिए खाना है या खाने के लिए ज़िंदा है, दो बातें। इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि पेट भरकर ना खाओ और खाने पर खाना ना खाओ, इसलिए कि यही मर्ज़ बीमारी का सबब है। और दूसरी बात, अगर हम इसको कुरान से देखते हैं तो सूरा अल इराफ की आयत नंबर 31 मिलती है, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, कि खाओ और पियो और इसराफ, हद से तजावज़ ना करो। अल्लाह ज़्यादा खाने वालों को, बार बार खाने वालों को, यानी ओवर ईटिंग करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। तो आप ईद है तो इसका ये मतलब नहीं है कि बस शुरू ही हो जाए, हम शाम को हॉस्पिटल हों या रात उधर गुजरे या अगला दिन उधर गुजरे और घर वालों की भी ईद ख़राब, बच्चों की भी ईद ख़राब, माहौल एक पूरा ख़राब हो जाता है। तो थोड़ा खाओ, एंजॉय करो। पंजाबी हम लोग, हमारे जब नाश्तों में जब तक पाए ना हो, वो भी बकरे के और गाय के पाए ना हो, हम लोग तो मानते नहीं है, बल्कि हमें स्पेशल हम ये इस चीज़ की इनविटेशंस होती हैं। आज क्या करने जा रहा है, हम पाए खाने जा रहे हैं, आज ये हम पाए खाने लगे हैं, आज कौन सा डे, आज पाए डे है जी, हमें इवन दो डेली रूटीन। आप ये बताइए कि सोशल मीडिया पे इस हवाले से बहुत सारी बातें सर्कुलेट कर रही होती हैं, जिसमें आप कहा भी, कई लोग ये भी कहते हैं कि इससे चिकनाई बढ़ती है, बट हार्ट अटैक का भी इसमें ख़तरा, कोई ख़तरा नहीं है इसमें, हो सकता है। अच्छा, कोई ख़तरा नहीं, इसमें हार्ट अटैक का कोई ख़तरा नहीं है, तो कितना मुफीद है ये? देखिए, पहली बात तो ये है कि गाड़ी आपके पास भी है और उसमें सिर्फ पेट्रोल ही डलवाते हैं या इंजन ऑयल भी डलता? अगर ना डलवाएं तो क्या होगा? तो डेफिनेटली गाड़ी डैमेज होगी ना। क्या होगा इंजन के साथ, क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा, सीज हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप ब्रेक ऑयल में ब्रेक के ऑयल नहीं डलवाएंगे तो फिर क्या होगा? ब्रेक फेल हो जाएंगी। चिकनाइयाँ आपकी बॉडी की ज़रूरत है, और जिस कोलेस्ट्रोल को हम कोलेस्ट्रोल चर्बी समझते हैं ना, ये चर्बी नहीं है, इस सब मोनो एटॉमिक अल्कोहल, ये चर्बी की तरह का एक सियाल मादा है बट चर्बी नहीं है। अच्छा, ठीक। और दूसरी बात है, चिकनाइयाँ हमारी ज़रूरत है। चिकनाइयाँ, ये कोलेस्ट्रोल जो है ना, ये देखें, ये जो दिमाग है ना, इसके अंदर ये जो मगज़ है, सारा आपका कोलेस्ट्रोल का बना हुआ है। और तभी कहते हैं आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई हो गया, इसको लो करना है, या इसको लो है तो क्यों लो करना है? जो हाई हो गया तो क्यों लो करना है? कोरिया में एक स्टडी हुई है और 10 साल वो स्टडी हुई है, और कितने लोगों पे स्टडी हुई? 1 लाख लोगों पे, और 3 ग्रुप बनाए गए लोगों के इक्वल, और उन लोगों के जो ग्रुप थे उनमें 14 साल की उम्र से लेके 97 साल तक की उम्र के मर्द, ख़वातीन, बच्चे बच्चियां, बूढ़े जवान सब, लेकिन इक्वल ग्रुपों में सारी एज ग्रुप के लोग शामिल थे। 3 ग्रुप बनाए गए। एक वो जिनका कोलेस्ट्रोल हाई रखने के लिए उनको सब कुछ खिलाया, चिकनाइयाँ भी दी, सब कुछ दिया, और कहा खाओ मौजें करो। और एक वो ग्रुप जिनको मेडियोक्रेसी यानी मेड में रखने की कोशिश की गई लेवल्स को, और एक वो जिनको चिकनाइयाँ भी रोक दी और उनके कोलेस्ट्रोल वाली दवाइयाँ उनको दी गई कि ये इन दवाइयों की वजह से ये लो रखें। 3 ग्रुप, 10 साल स्टडी हुई और हर एज ग्रुप के लोग मौजूद थे। आप ज़रा अपने बताइएगा सोच से कि डेथ रेट 3 ग्रुपों में कहाँ ज़्यादा होगा? जहाँ पे मतलब ज़्यादा होगा, कोलेस्ट्रोल ज़्यादा होगा। नहीं, isn't it? हमारे तो यहाँ पे यही होता है, जिनमें लो रखने की कोशिश की गई उनमें डेथ ज़्यादा थी। हमारे तो ये कहते हैं और इसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो गया था, इसको हार्ट अटैक हो गया, बेचारा मर गया। वो हमारे रिसर्च पेपर ये कहता है
जब वो पब्लिश हो गया तो वो ये कहता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो खुशियां मनाएं, और हमारे कहते और हैं कि वो बढ़ कहता गया है कि आप इसको कम करें। वो कहता है कि लंबी जिंदगी के लिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएं। और यहाँ हमें सुनने को कौन दे रहा है ये बात? हमारे डॉक्टर्स ये कहते हैं। तो इन्होंने कहाँ पढ़ा? इन्होंने कहाँ पढ़ा? और इनको जो कंपनियां बताती हैं, जो पीछे उनकी जो जिन्होंने इंडस्ट्री चलानी है अपनी और दवाइयाँ बेचनी है, उन्होंने एक ऐसा काम पे लगाया कि जो इनको बता दें बस ठीक है। इनको तो वो चाहिए, एक कॉन्फ्रेंस चाहिए 2-3 रोज़ा की, चाहे वो पाकिस्तान के किसी 5 स्टार में हो या मुल्क से बाहर हो, तो क्या ही बात है फिर। और उसमें फिर जाकर जो इनको वहाँ पे सिखा दिया जाता है ये सीख के आके वही ब्ला ब्ला ब्ला। आपके मुल्क में कार्डियोलॉजिस्ट कहते रहे कि देसी घी मत खाओ मर जाओगे, देसी घी खाओगे हार्ट अटैक होगा, देसी घी खाओगे फालज होगा, देसी घी खाओगे ब्लड प्रेशर होगा, देसी घी खाओगे हार्ट की बीमारियां आ रही हैं, आर्टरीज ब्लॉकेज, वॉल्व ब्लॉकेज, सब कुछ हो रहा है। आज वही डॉक्टर्स कहते हैं, उनकी अपनी वीडियोस मौजूद हैं मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया पे, वो कहते हैं हमें देसी घी खाते रहना चाहिए था और अब वो कहते हैं कि खाओ। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा, और इस दूध में से जो निकलता है देसी घी यानी घी, वो बतौर दवाई शिफा। तो जिसको मेरे नबी ने शिफा फरमाया हो उसमें बीमारी हो सकती है। और हार्ट की बीमारियां और मसले होने होते तो पहले होते, जब लोग खाते थे तो गौर कीजिएगा 100 साल से ऊपर थे। अब 50 साल के बाद क्या कहते हैं? 50 साल भी नहीं होने देते। आप तो कहते हैं कि जिसकी 50 अबव हो गया वो क्या है? बोनस पे है, बोनस पे है ना, जन्नत में वो जा रहा है। हाँ, तो हमें वापस अपने बैक टू नेचर होना है, चिकनाइयाँ लेनी है, खाते रहना चाहिए। अच्छा, अब जो आपने पाए की बात की ना, खाने चाहिए, बहुत अच्छे हैं, बनाने चाहिए, घर में बना लो। बाहर कुछ लोग खाते हैं, बहुत सारी रेसिपियाँ कुछ लोगों की मशहूर भी हैं, फेमस हैं। आप ये देखें कि यूं करके जब आप उसको हाथ लगाए ना तो ऐसे करें तो ये चिपचिपाहट होनी चाहिए, फिर आपके पाए सही तैयार है। अच्छा। आप जब इधर लगाएं यूं खाएं तो आपके होंठ जो है ना, जब आप ऐसे करके खा रहे होते हैं तो ऐसे हो ना, तो आपके होंठ चिपकें और आपको यूं करना पड़े। और पूरी दुनिया में, मतलब पाकिस्तान में ख़ास तौर पे बहुत मशहूर जगहों पे बड़े बड़े पाए, अगर आप लिस्ट खोलें तो ऐसे लिस्ट आएंगी, लाहौर में, गुजरांवाला, फलान। बट वो पानी बीच में होता है, शोरबे की तरह के होते हैं, बट उसमें कुछ अच्छे बनाने वाले भी हैं, अच्छी रेसिपीज़ वाले भी हैं, अच्छे भी हैं। लेकिन एक पाए जो है ना वो पिछले दिनों मैंने खाए हैं, वो नीनो के पाए हैं। अच्छा, कमाल के पाए थे, उस जैसी रेसिपी नहीं थी कहीं भी। आपने उनकी फ्री में उनकी एडवर्टाइजमेंट नहीं, वो मिलेंगे नहीं। अच्छा। वो मार्केट में नहीं मिलेंगे, कोई ढूंढता ना रहे। वो किसी घर में हमने खाए थे। अच्छा। अच्छा, ये एक साइलेंट मैसेज था। हाँ, साइलेंट मैसेज था, ये एक साइलेंट मैसेज था। अच्छा, दूसरी बात ये, नीनो के पाए मुझे भी चाहिए। अच्छा, जिसने खाए हैं, हाँ। यानी क्या कहते हैं बाजार में। हाँ। अब एक चीज़ मैं आपको ज़रा एक सिनेरियो देता हूँ कि हमारे यहाँ बीमार कैसे होते हैं। फ़र्ज़ करें कि दोस्त मिलके एक दूसरे को कहते हैं, कज़न्स एक दूसरे को कहते हैं, क्लास फेलो एक दूसरे को कहते हैं, फ्रेंड्स एक दूसरे को कहते हैं, फैमिली फ्रेंड्स एक दूसरे को कहते हैं कि यार पाए खाने हैं इस संडे को ना, आप हम कहीं फलां जिसके पास भी पाए खाने जाएँ, गैदरिंग होती है, कुछ दोस्त मिलकर चले जाते हैं। क्यों पाए खाने हैं? पहला सवाल तो आपको जवाब मिलेगा, भाई एनर्जी होती है, इसमें प्रोटीन होती है, इसमें ज़रा हरारत होती है, वो खाने चाहिए। पंजाबी और वैसे भी खाने नहीं, वो कहते हैं, हाँ ठीक, वो कहते हैं खाने चाहिए, सेहत अच्छी होगी, एक्टिव हो जाएंगे। ओके, सारे खाने चले गए। अब उधर बैठ के पाए खा रहे हैं तो किसके साथ खा रहे हैं? नान ले आओ, गरम गरम कुलचे नान तिलों वाले, उसको मैदे के साथ नहीं लेना, प्रॉब्लम करेगा। हाँ, जौ की रोटी हो, अच्छा, या आपके पास प्योर गंदम की, वो जो पत्थर की चक्की वाला आटा है, उसकी रोटी अगर हो तो फिर ठीक है। आप अगर नान के साथ ले रहे हैं तो नान ने तजाबियत करनी है, बहुत सारे मसाइल पैदा कराने हैं, और आप पाए खा रहे हैं, हैवी हो जाएंगे और मुख्तलिफ मसले आ सकते हैं। दूसरी बात, चलें इसके साथ भी खा लिए, अब उन्होंने वो पाए के शोरबा भी पिया, और उसके साथ जब वो खा रहे हैं
तो फिर फर्ज करें मैं बैठा कुछ दोस्तों में, फ्रेंड्स में, तो वो कहते हैं आए जी पाए खाने में, अच्छा जी ठीक है, पाए खाने चले गए। अब वो पाए खा रहे हैं तो कहते हैं, अभी मिड में थे तो कहते हैं लस्सी ले आओ, और पेड़ा डाल के मलाई वाली लस्सी लेके आओ, बड़े बड़े गिलास लेके आओ, यक ठंडी लेके आओ। कहते हैं भाईजान आप, मैंने कहा फूडी एंड लाहौरी कल्चर, हाँ लाहौरी कल्चर, मैंने कहा सॉरी मैं नहीं लूँगा। भाईजान चंगी होंगी, मैं क्या क्यों? कहते जी आप पाए खा रहे हैं ना, तो पाए गर्म होते हैं, तो उसके बाद लस्सी, उसके साथ तो लस्सी पीनी चाहिए। मैं कहा जी एडे गर्म होंगे ने तो फिर खान क्यों आए सी? अगर ये इतनी गर्म है तो फिर क्यों खाने के लिए आए? और अगर इसके साथ लस्सी पीनी है तो मैंने कहा आप पियो, मैं तो नहीं पी रहा। जी गर्म होते हैं, तो मैं कि गर्म होते हैं तो गरमाइश लेने के लिए आए ना। उसके बाद ये थोड़ी है कि हम आइसक्रीम खाएंगे, उसके बाद ये थोड़ी है कि ठंडी लस्सी पी लें। अच्छा, ये कल्चर है एक हमारा कि पाए खाने और ऊपर से के साथ पेड़े वाली लस्सी और मलाई वाली लस्सी ठंडी वो भी लेनी। एक बात। दूसरी बात, इससे बड़ा जुर्म एक और करते हैं, जब वो लस्सी पी ली नींद आना शुरू हो गई, सुस्ती पड़ गई, फिर वो कहते हैं कि कोई क्रिकेट मैच खेलना था या कहीं और जाना था, कोई और कुछ करना था, सुस्ती पड़ गई, नींद आना शुरू हो गई। अब क्या करें? फिर कहते हैं यार अब ना चाय पीते हैं कहीं से कड़क सी, फिर चाय की तरफ चल पड़ते हैं। 3 चीज़ें की हैं आपने ऊपर नीचे, पाए खाए नंबर 1, ऊपर से लस्सी पी या साथ ही लस्सी पी, और उसके कुछ 2-4 मिनट 10 मिनट बाद चाय पी ली। अब पाए जो है उन्होंने गर्मी तरी पैदा करनी है, जो लस्सी थी उसने सर्दी तरी पैदा करनी है, और जो चाय पी उसने गर्मी खुश्की पैदा करनी है। 3 क्लाइमेट चेंजेस आपने अंदर दे दिए, तो अंदर आंधी तूफान ना आए और कोई हार्ट का मसला या कोई और प्रॉब्लम आपके यहाँ ज़रा सी चेस्ट में कोई पेन हुई, मैदे का स्टमक का इशू है, डाइजेस्टिव ट्रैक डिसऑर्डर हो रहा है आपका, डॉक्टर के हत्थे चढ़े जाते ही उन्हें कहना हार्ट अटैक है, इनू पाओ डोपामिन लाओ, इस तो बाद इनू 2-3 स्टेंट पा दो, ਇਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦੋ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਕਲਾਇੰਟ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, क्योंकि मैं अच्छा, जैसे आपने चर्बी के हवाले से पहले भी बात की है, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन फैलाई जाती है कि चर्बी को निकाल के जो है फिर आप गोश्त पकाएं, तो आपका क्या ख्याल है? कभी भी नहीं ऐसा करना चाहिए। चर्बी के साथ अल्लाह ने वहाँ चर्बी क्यों रखी है, उस गोश्त के साथ क्यों रखी है? ये तो वो वाली बात हो रही है जिससे हम एक और काम में बेवकूफ़ बने हुए हैं आजकल कि जी अंडा खाना है, डॉक्टर कहते हैं ना अंडा खाओ, सफ़ेदी खाओ, जर्दी ना लो। ठीक है, तो भाई अंडा है यहाँ तो पूरा खाओ, नहीं तो ना खाओ। तो सफ़ेदी खाओगे तो जर्दी किसके लिए? तो आप जर्दी में बच्चा तो नहीं निकलना। दूसरी बात यह है कि अंडा कौन सा खाओ, वो अंडा खाओ जिसमें से बच्चा निकलता है, वो देसी अंडा है। अगर वो नहीं मिलता तो मत खाओ। ये जो है ना, वो एक स्लोगन आया था, संडे हो या मंडे तो रोज़ खाओ अंडे। तो हम कहते हैं संडे हो या मंडे मत खाओ अंडे, ये वाले तो कम से कम जो आपको बाजार में मिलता है, ये तो अंडा ही नहीं है। जिस अंडे में बच्चा ना निकलता हो, उस अंडे में फादियत है, उसमें क्या हरारत है, उसमें क्या प्रोटीन है, वो तो नेचर के मुताबिक ही नहीं है। तो क्या करेंगे हम उसको? किसी ने वो जो हमारे शी मेल होते हैं या ट्रांसजेंडर जो लोग होते हैं हमारे यहाँ ऐसे पैदा हो जाते हैं, कभी किसी ने उसके साथ शादी करने की कोशिश की है, इसलिए कि अगली नस्ल ही नहीं आएगी। तो ये अंडा भी उस जैसा ही है। ये मुर्गी वो जो अपनी टांग पे नहीं खड़ी होती। नंबर 2 वो मुर्गी जो माँ नहीं बन सकती, और जिसको पूछ लो कि क्या खाया, मुर्गा। अक्सरियत लोग आपको करेंगे कि क्या पका हुआ था कल, आपने क्या खाया, मुर्गा खादा जी। तो मुर्गा तो है ही नहीं, वो तो मुर्गी है। और मुर्गी भी वो जो ना अंडा दे सकती है ना कुछ भी नहीं, जिसकी टांगों में ताकत ही नहीं, खड़ी नहीं हो सकती। आपने चिकन लवर्स को आपने डिसअपॉइंट कर दिया। मुर्गी वो है जिसको आप यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, कॉलेज में नौजवानों में छोड़ दें और अद्धा पिंड मगर लगा होए तो फड़ी जावे तो फिर आखना वो है मुर्गी। क्या ख्याल है? अच्छा, आपका भी पिंड है ना, देखिए ना तो कैसे भागती हैं, कितना उड़ती हैं। एक से इधर से जंप किया, वो छत आगे 4 छतें, उसके बाद पता ही नहीं चलना पकड़ोगे कब। अच्छा, अभी गोश्त के हवाले से बात करें तो गोश्त गिलाने के हवाले से, लाइक उसको ज़्यादा गिलाने के हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? बहुत ज़्यादा गिलाने से गोश्त में ज़्यादा जो प्रोटीन है और जो दीगर प्रोटीन है वो ज़ाया हो जाती हैं, ये मिथ बनी हुई है या वाकई हमें? प्रोटीन उस वक्त निकलेगी उसमें जब आप उसको पानी डाल के शोरबे वाला बनाएंगे।
मसाले वाला ये जो भुना हुआ आप लेंगे या कढ़ाई बनाएंगे उसमें प्रोटीन पूरी निकलेगी नहीं। कभी कभार आप उसको चस्का चटखारे के तौर पे कभी कभार तो आप एक आध दफ़ा तो उसकी कढ़ाई बना लें, भुना हुआ ले लें। वरना आप भुना हुआ जो करना है उसमें आप यानी ड्राई फार्म में अगर भुना हुआ या उस तरह से रखना है तो कद्दू डाल लीजिए, शलजम डाल लीजिए, काली तोरी डाल लीजिए या पेठा कद्दू डाल लीजिए। उसको जब उसके साथ बैलेंस करेंगे तो फिर उसकी प्रोटीन उसमें कुछ निकल आएगी। वरना अदरवाइज अगर हम उसको बारबेक्यू में ज़्यादा बार बार इनटेक करेंगे या आप उसको कढ़ाई टाइप अगर भुना हुआ करेंगे तो जो प्रोटीन उसके अंदर है वो उसके अंदर ही बर्न हो जाएगी, निकलेगी नहीं। और बर्न्ड प्रोटीन जब हम इनटेक करेंगे तो वो कार्बन है, और वो कार्बन इनटेक करेंगे तो हमारी हड्डियां कमज़ोर होंगी। तो इसलिए कभी कभार तो ठीक है भुना हुआ, लेकिन इसको आदत नहीं बना लेनी। जब भी सालन लेंगे आप सल्लम के उसवा हसना को देख लीजिए उठा के, आपको हर चीज़ मैक्सिमम शोरबे वाली मिलेगी। और हम भी अपने जब हम छोटे थे तो सारी चीज़ें शोरबे वाली हुआ करती थी। अब वो ऐसा ट्रेंड बना है कि अब हर घर रेस्टोरेंट बना पड़ा है। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा, मैं अपने लिहाज से थोड़ा सा पूछूं। अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं उनके घर में कीमा बनता है, कीमे का फिर इस तरह से फिर वो कैसे उसको करेंगे जब आप उसमें से प्रोटीन या सारी चीज़ें अगर आपने उसमें से निकालनी हो या सारी चीज़, उसको क्या कुछ और तरीका है? या कीमे को आप कितनी देर तक अपने फ्रीज़र में रख सकते हैं? कई लोग होते हैं वो पैक करके उसको फ्रीज़र में रख देते हैं और वो फिर चलता रहता है। एक चीज़ ये मुझे बताइए। दूसरा मेरा जो आपसे सवाल है, चपली कबाब मेरे बहुत फेवरेट हैं, वो बना के उसका ड्यूरेशन टाइम भी बताइए कि वो उसको उसके कबाब कुछ स्पेशल उसकी कोई रेसिपी या कोई मैं रेसिपीज नहीं, क्योंकि आपने हाँ। पिछले सारे फूड के साथ ना सारे सब गोश्त के साथ आप रेसिपीज बता रहे हैं, तो मुझे उसको भी बताइए। पहली बात तो ये है कि जो भी पकाओ उम्दा और तरोताज़ा पकाओ और तरोताज़ा खाओ और उसको ख़त्म कर दो। हमारे इससे ज़्यादा परिंदे अच्छे हैं जो ये समझते हैं कि अल्लाह इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर है, और वो रब जिसका मायनी है आहिस्ता आहिस्ता नशोनुमा देकर हद्दे कमाल तक पहुंचाने वाला, उस पे वो पूरा बिलीव रखते हैं। नहीं रखते तो इंसान अब उस पटड़ी से उतर गया हुआ है। ये ज़ख़ीरा अंदोज़ हो गया, ये चीज़ों को पका कर रखना चाहता है, ये कच्चे राशन लाकर फ्रिज में भरना चाहता है। कुरान आपका जो है वो आपको ये कहता है, अल्लाह फरमाते हैं कि फ़नज़ुर इला तामे का व शराबे का लम यतसन्ना, ये सूरह बकरा की आयत है। क्या इंसान अपनी खुराक खाने और पीने वाली चीज़ों पे गौर करो, ये गला सड़ा तो नहीं है? और फ्रिज में सारी चीज़ें गल सड़ रही हैं कि नहीं गल सड़ रही? सही बात है, वही वाली सिचुएशन मैंने आपसे पूछी ना। अब उसमें गोश्त रखो, उसमें फल रखोगे, उसमें सब्जियां रखोगे, उसमें आटा गूंद के रखोगे, सारी चीज़ें गल सड़ रही हैं। लेकिन हम समझते हैं कि नहीं, इधर एक मिथ बन गई है कि जो इसमें चीज़ें फ्रेश है। दूध निकाला आपने, फर्ज करें मैं आपकी तरफ, आप कहते हैं जी दूध पिलाएं आपको, मैं कहता हूँ चलें पी लेते हैं। आप 2 गिलास दूध लेके आ गए, मैंने देखा नहीं ठंडा है, मैं कहता हूँ जी मुझे गर्म कर दे, मैं गर्म करके पीऊँगा। आप कहते हैं नहीं गर्मी बहुत है। आपने अपना तो ठंडा ठंडा पी लिया, और मेरे लिए आपने अपनी मेड को कहा कि इधर आओ बात सुनो, ये ज़रा दूध गर्म करके ले आओ। वो गई, उसने गर्म करना शुरू किया, विद इन 2 मिनट अगर उसने कहा कि बाजी दूध ख़राब हो गया, फुट गया, ठीक, तो फिर इसका मतलब है मैं तो बच गया, लेकिन मेरे पे जो आपने पिया, जो आपने पिया अभी 1 आध मिनट पहले, 2 मिनट पहले, तो आपने वो ख़राब पिया, फुटा हुआ पॉइजन। फ़र्क ये था कि आपने ठंडा लिया, ठंडा पिया, ना टेस्ट का पता चलता है, ना उसके ख़राब होने का, ना स्मेल का। सालन पड़ा है, ठंडा निकाल के खाओ, और अगर उसको चूल्हे पे रख के गर्म करो, अगर गर्म करोगे तो वो बुलबुले दे, बबल्स बने, और उसके बाद गर्म होने के बाद उसने स्मेल देनी है कि मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ। ठंडे ने कभी स्मेल दी,
चावल बनाए, खा लिए, बाकी फ्रिज में, और उसके बाद निकाले, गर्म किए, जितने खा लिए, फिर जो बाकी बच गए फ्रिज में। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं जो हम वहाँ रख रख के निकाल के खा रहे हैं। तो हमें इससे अवॉइड करना है जितना भी। इसके लिए जैसे आपने कहा ना, शामी हो, कोई भी चीज़ हो, आप उतना बनाए जितना आपने आज खा लेने हैं। अगर मेहमान आ रहे हैं तो उनके लिए बना के रख लें, अगर नहीं आ रहे तो फिर अपने लिए गोश्त तो उतना आपने बनाए। या तो फ्रेश आपने गोश्त या तो फौरन आप ज़िबा करें, अब मुझे या ये तो बताइए, मार्केट से आप मुझे गोश्त ये लेकर आए तो बताइए मार्केट कि से। जब भी आप मार्केट से गोश्त लेके आते हैं, आपने लेके आए, मैं आपको एक चैलेंज करता हूँ कि आप ना फर्ज करें 1 किलो गोश्त लेके आए, आधा किलो आपने पका लिया, जिस भी तरह से आपने जो भी रेसिपी से पकाया, वो रेसिपी तो आपको पता है ना, हाँ जी पता है। उस रेसिपी का पता है, आप उस रेसिपी से ही उसको पकाएं। और दूसरा जो आधा गोश्त था वो आप उसको फ्रिज में रख दें, कुछ 4-6 घंटे 8 घंटे पड़ा रहे, आप उसको निकाल के सेम वही रेसिपी इसके साथ बना के देखें, दोनों का टेस्ट आपका एक होगा। नहीं, क्यों? आएगा? क्यों? क्योंकि एक को आपने फौरन बना लिया, वो ताज़ा था, और दूसरा था उसको आपने। तो इसीलिए कुरान में अल्लाह फरमा रहे ना कि फंजुर इला तामे का व शराबे का लम यतसन्ना। इवन सूरह कहफ के अंदर जो है, साहबे कहफ का जहाँ जिक्र है, वहाँ पे जब वो गार में थे, जब वो सोए हुए थे, उनको जब अल्लाह ने उठाया ना कि उठ जाओ, तो उन्होंने कहा जी अभी तो आंख लगी थी, अभी ऊँग आई थी, अभी तो सोए थे। तो कहा उठो, फिर पता चलेगा कितनी देर सोए रहे। तो उनमें से एक ने कहा हमें भूख लगी है, तो हम क्या करें? तो अल्लाह वहाँ पे कुरान में फरमा रहे कि अपने में से किसी एक को, उनको फरमाया कि अपने में से, वो जितने भी थे, अपने में से किसी एक को, जो सिक्के दिरहम दिनार वक्त के मुताबिक जो आपके पास उस वक़्त का था, फरमाया कि अपने में से किसी एक को बाज़ार भेजो और ये तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने का सामान लेकर आए। तो वहाँ पे अल्लाह ने उनको जो नसीहत की है ना, जो हमें हमारे लिए भी मशरे रहा है, क्योंकि कुरान पे हमारा भी ईमान है, वहाँ पे अल्लाह ने फरमाया फलयंजुर अय्युहा अज़का तामन, कि उम्दा और तरोताज़ा देख कर लाए। अब मैं आपके घर हूँ या कहीं किसी घर आप हों, तो वो कहें कि जी गेस्ट आए हैं, तो हम जब भी कोई अपने बच्चों को भेजता है, कहता है जी खाना खाएंगे, फ़र्ज़ करें गेस्ट कहता है नहीं खाना नहीं खाना, कहते हैं अच्छा चलें फिर आपके लिए कुछ चाय वाय, कोई कोल्ड ड्रिंक, कोई चीज़ करते हैं। ये सब घरों में जो हो रहा है, जिसको भेजा वो कहाँ जाएगा? सबसे पहले बेकरी पे, उस बेकरी पे जाएगा जिसमें चीज़ें मैदे की बनी हुई हैं, जो कि इंसान की दुश्मन है। मैदा इंसान का दुश्मन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदा कभी ज़िंदगी में चखा भी नहीं। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ व रेहान, वल हब्बु का मैंने और भूसा वाला अनाज जिसमें चोकर या फाइबर मौजूद हो, और इसमें तो कुछ भी नहीं, ये उल्टा नुकसान करेगा। आपकी डबल रोटी जो है वो सबसे बड़ा कैंसर काज कर रही है इस वक्त। उसमें ऐसे प्रिजर्वेटिव्स मौजूद हैं, उसमें पोटाशियम ब्रोमेट, जो चीज़ें इस तरह की हैं, केमिकल हैं, वो कैंसर काज करते हैं। तो हमें इन चीज़ों को, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं जी खाना है, सुबह उठना है, 2 स्लाइस लेने हैं। लेकिन उसमें भी आगे थे ना प्रिकॉशनरी मेजर्स, उसमें भी ये ब्रेड को लेकर तो काफ़ी ज़्यादा कैंपेन भी चली थी कि अब आप अगर आपने ब्रेड लेनी है मार्केट से, तो उसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो वो आप ब्रेड लें, अदरवाइज़ आप ना लें। देखिए क्या ताज़ा है, उम्दा है, पहला बात तो ये, उसके ऊपर मेंशन होती है ना, उसको छोड़ देना। उम्दा और तरोताज़ा तो नहीं है। तरोताज़ा का मतलब ये होता है कि आज जो अभी बनाई गई वो ताज़ा है, और ये क्या है, ये तो बस ही है, डेट लिख दें, वो डेट आप कुछ भी लिख दें। और आपको पता है जितनी ये बचती हैं, जो एक्सपायर हो चुकी हैं, ये रिसाइकिल होकर फिर आती हैं, जो वापस जाती हैं, हमें खिलाई जाती हैं फिर। अब आते हैं, जैसे हम बॉडी पार्ट्स के खानों की बातें कर रहे हैं, आते हैं कलेजी और दिल के हवाले से बात करते हैं। जानवरों के शौकीन कलेजी बहुत कमाल की चीज़ है। यहाँ मैं आपको इसकी बताता चलूँ कि इसको आपने करना क्या है कि हल्का सा शोरबे वाला बनाएं, और दिल जो है ना उसके छोटे पीस करके वो भी बीच में डाल के, तो आप इसको इसके समेत पकाएं। गुर्दे भी आप बीच में छोटे छोटे करके वो भी डाल सकते हैं, हल्का शोरबा ना। नहीं, हम लोग कलेजी हैं तो हम लोग तो बिल्कुल मसाले वाली बना के खाते हैं। ज़रा थोड़ा सा हल्का शोरबा रख के बना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो भी ठीक है बनती है, लेकिन वो ज़्यादा स्किल हो जाती है, मतलब आपके ना हज़म नहीं होती जल्दी और फिर प्रॉब्लम है उसके लिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसी कलेजी को जिन लोगों का HB लेवल लो होता है, जिन लोगों के मतलब खून कम बनता है, जिनमें आयरन की कमी है और ब्लड एनीमिया और इस तरह के लोग हैं,
उनको चाहिए कि कलेजी लें, इसके बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस करें और उसके बाद इसको खुशक तवा, मतलब उसके बाद कोई घी शी नहीं लगाना, खुशक तवा चूल्हे पर रख के आप डॉक्टर इसको साहब आज गर्म करें। ऐसे नहीं आए हैं डॉक्टर साहब, विद रेसिपीज़ भी आए हैं। तो आप लोगों की ईद इस दफ़ा बहुत अच्छी होने वाली है, कोई हॉस्पिटल में नहीं जाने वाला है। हाँ जी, चूल्हे पे तवा रखें, उसको गर्म करें और कोई घी शी नहीं लगाना उसको, और कलेजी बिल्कुल छोटे छोटे ज़रा टुकड़े करके तो आप उसके ऊपर ज़रा फैला दें और उसको गर्म करें और साथ साथ हिलाते रहें उसको किसी चीज़ के साथ। जब वो उसमें से थोड़ा थोड़ा पहले पानी सा निकलेगा, वो आहिस्ता आहिस्ता उसी में ही वो आप उसको करते रहें, उसको लगने ना दें। स्पाइसेस नहीं ऐड करने को। कुछ भी नहीं अभी करना, आपने उसी तरह ही रखनी है। और करते 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 वो बिल्कुल ड्राई हो के तैयार हो जाएगी। उसको नीचे उतार लें, साए में कहीं कमरे में किसी जगह पे उसको खुश्क कर लें मज़ीद, और उसके बाद उसको पीस के पाउडर बना लें। इसके 1 चम्मच, आधा चम्मच, 1.5 चम्मच, 2 चम्मच के हिसाब से आप इसको लें। आपके ब्लड बनाने में, आपके एनीमिक पेशेंट्स के लिए, जिनका खून नहीं बनता उनके लिए, जिनका HB लेवल लो होता है उनके लिए, इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं। जाएं, आपको एक ऐसी रेसिपी दे दी, क्या याद करेंगे। हाई ब्लड प्रेशर वाले जो पेशेंट्स हैं, बड़ा आसान हल है। हाई ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं है, ब्लड प्रेशर बीमारी कोई नहीं है, यहाँ तो कौम को गुमराह किया हुआ है। 2 कामों से आपका ब्लड प्रेशर घर में बैठे ऐसे डाउन ना हो बगैर किसी दवाई के, हम आपके मुजरिम। पानी गर्म करें और इतने के पाँव टखने से ज़रा कोई 4 इंच ऊपर तक आप पाँव गर्म पानी में, ज़रा तेज़ गर्म हो लेकिन काबिल बर्दाश्त, उसमें पाँव डिप करते हैं। दैट्स इट। आपने उसके अंदर कोई नमक, कोई कुछ भी लेमन, नहीं, कुछ भी ऐड भी करना। नहीं, आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा। और जिनका हाई है, जिनका हाई है मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, उनका डाउन होगा ना। तो जिनका डाउन है, जिनका डाउन है उनको लौंग दालचीनी का कहवा पिलाएं, वो ऊपर आ जाएगा। वो जाके ड्रिपें लगवा रहे हैं, टीके लगवा रहे हैं, 2-2.5 हज़ार दी, 3 हज़ार दी ड्रिप लगा के घर आ जाना। मतलब आप खाएं, एहतियात से खाएं, कम खाएं, लेकिन बाद में कहवा लाजमी पी लें। आपको अदरक, ज़ीरा और पुदीना का कहवा आप रेसिपी के तौर पर रख लें आपके खाने में, और ईद का गोश्त खाने के बाद कुछ, ये जो हम बीच में कहते हैं ना डकार नहीं आ रहा, हाँ। इतना खाएं कि जितना डकार भी आए। रहमत यहाँ बने तो तक जहमत भर ना लेंगे बन ना, जाए। यहाँ तक भर लेंगे तो जहमत हो जाएगी, और फिर हम कहते हैं डकार नहीं आ रहा। अब क्या करें, आपको कोल्ड ड्रिंक होनी चाहिए, कोई सॉफ्ट ड्रिंक होनी चाहिए, 7 अप ले आओ, जेड़ी मर्जी आप ले आओ। उसने कहा वो एक और, चलें यहाँ से एक लतीफ़ा याद आ गया। 7 अप ले आओ। उसने कहा कि वो यार मेरे लिए 7 अप लेके आना। वो कहता गया तो कहता 7 अप नहीं मिली, कहता यार वो फलाने को पूछ, कहता जी उधर को भी ना मिली थे, कहता फिर इंज करी 6 अप 1 डाउन ले आई। आप पता है आपको 6 अप 1 डाउन का मतलब क्या होता है? ये टर्म कहाँ यूज होती है? कहाँ पे? जो ट्रेन में जो लोग है ना, जैसे टीटी है, गार्ड है, ट्रेन के जो लोग हैं, उन्हें पता है अप किधर है डाउन किधर है। स्टेशन मास्टर्स को पता है कि अप और डाउन का क्या मतलब। वो कहता है 7 अप लेके आओ, कहता ना मिली तो फिर कहता फिर 6 अप 1 डाउन ले आना। यहाँ पे कह देते हैं कि पानी और जो लेमन है जो ट्रेन इधर से उधर को जा रही है ना, वो डाउन है, और जो उधर से कराची से लाहौर की तरफ आ रही हैं वो अप है। क्योंकि उधर से इधर को हाइट हो रही है ना, तो इसलिए तो कोई भी कोल्ड ड्रिंक नहीं देनी, कोई सॉफ्ट ड्रिंक नहीं देनी चाहिए। किडनी फेलियर का सबब है, और इतनी तेज़ी से गुर्दे फेल हो रहे हैं, ख़ास तौर पे ये जो लाल रंग की है, फिर अब वो ब्लू रंग में आ गई वो, उसके बाद जो ब्लैक वाटर है, और उसके बाद फिर एक और आ गई कि वो ना किया तो फिर क्या जिया। आपको पता है, सारे जानते हैं, और मैं ज़रूरत नहीं किसी को ब्रांड करने की, उसकी सारे जो भी ये सारे के सारे आपके किडनी फेलियर्स का सबब है। इनको वैसे भी मना किया जाता है और इनको नहीं देना चाहिए, लेकिन हम कहते हैं नहीं जी वो ईद है भाई ना पियो, कुछ नहीं होता। आज का दिन ही तो है, वो क्या चीट डाइट जो भी होता है, तो शाम को पता चले कि वो राती अस्पताल सी जड़ा कहता सी कुछ नहीं होता। कुछ लोग ऐसे हैं ना कुछ लोग पता है ऐसे होते हैं, वो कहते हैं करो करो, उसे कहना नहीं नहीं ऐसे मसले कुछ नहीं होता। पता चल गया उसको जिसका मैंने कहा है
ये साइलेंट आज मैसेजेस बहुत जा रहे हैं ईद के हवाले से। तो हमें इसको भी देखना है। हाँ, लेकिन मैं आपसे मिलना जरूर चाहूंगी। गोश्त जो नहीं गलता, गोश्त जो नहीं गलता, नेचुरल वे में एक चीज है, और वो है पंजाब वाले तो उन्होंने समझते हैं, पंजाबी च उसको चिब्बड़ कहते हैं उसको। ये आपको कपास की फसल में, ये आपको ये गन्ने की फसल में, हर्बल है कोई? हाँ हर्बल है। अच्छा, मुझे लगा कोई बॉडी पार्ट है। नहीं, ये आपको मिलेगा कपास की फसल में, ये आपको मिलेगा गन्ने की फसल में। छोटे छोटे आपको थोड़ा सा लंबाई में कुछ गोल, अच्छा, खरबूजे की शक्ल के, या उससे थोड़ा सा मिलते जुलते थोड़ा सा लंबाई में बैजवी शक्ल के, बड़े ही कमाल के आपको ग्रीन और फिर बाद में पीले से हुए, और बड़ी कमाल का ये एक नेमत है और कुदरती तौर पे उगते हैं। और इन दो जगहों पे तो ये पाए जाते हैं। अच्छा, देहातों वाले के जितने लोग इस वक्त जिन्हों असी पेंडू कहने, उनको तो सबको पता है। और इसको लेकर अगर आप इसको हंडिया में डालें गोश्त में, आपका इतना कमाल का गोश्त गलता है जिसका अंदाज़ा नहीं। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि गोश्त को हमने प्रेशर कुकर के अंदर नहीं पकाना। तो वो तो जल्दी गल जाता है उसमें, प्रेशर कुकर में गल नहीं जाता, फट जाता है। गलता है या फटता है, इस पे आज बात आपने बतानी है मुझे। कुकिंग आप करती हैं, मैं बिल्कुल नहीं करती, लेकिन मुझे इतना जरूर पड़ता है कि अगर आपने ज़्यादा गोश्त होता है या आपने गलाना हो या देखें उसको दाल है, कुछ लोग उसमें चने हैं वो उसमें, तो जब आप दाल पका रहे हैं तो ऊपर से प्रेशर है, नीचे से आंच का सेक है, दोनों के दरमियान में वो चीज़ फटती है, गलती नहीं है। मतलब जो गोश्त है वो आपने जब उसमें डाला प्रेशर कुकर में तो वो फटता है, गलता नहीं है, फटता है। तो इससे अवॉइड करना है आप उसको। वो जो लोग इस वक्त फ्रिज या फ्रीज़र ख़रीदने के चक्कर में ना कुर्बानी के, उनको चाहिए कि मट्टी की हांडियाँ भी खरीदें। ओह यस, उसमें खाना बहुत मट्टी मज़े का की बनता हांडी है। में खाना बने और थोड़ा देर तक पके और उसको उसमें पकने दें, और वो पकेगा, वो टेस्ट है। ये कोई टेस्ट नहीं है कि हमने प्रेशर कुकर में डाला, ऐसे 15 मिनट में इधर से गलाया नहीं है, फाड़ा है उसको, वो फटा है, और उसके बाद फटाफट तैयार करके हम इसको दे दें। खाना बनता भी बहुत मजे का है। सारा बैक टू नेचर, फितरत की तरफ आना है तो मेरी तरफ आइएगा, फिर आपको मट्टी की हांडी में खिलाएंगे। और फिर आपको मट्टी की हांडी में नहीं खिलाएंगे, मट्टी के गिलास में पिलाएंगे भी पानी, और मट्टी की वो जो गड़ा वाला जो होता है और पानी। मट्टी का वो जो होता है ना, छोटी सी कुनालियाँ होती हैं, छोटी छोटी कुनालियाँ होती हैं, फिर उसके अंदर रख के खिलाएंगे। बस ईद के सेकेंड डे मैं डॉक्टर साहब की तरफ इनवाइटेड हूँ। वेलकम, मोस्ट वेलकम। मैंने खुद का इनविटेशन खुद ही दे दी और साथ अनाउंसमेंट भी कर दी ताकि मुकरे ना आइए। ये टाइम आपने दिया था, ये आप ही की तरफ आ रहे हैं, आपके गेस्ट हैं। तो आप अपनी बात से फौरन मुकर गए। यार ये देख ले, नहीं वो जिसने नहीं मैं मुकरा नहीं, मैं मुकरा नहीं, मैं महान नवाज हूँ और मैं खुश होता हूँ, मैं खिला के खुश होता हूँ, खा के नहीं। और वो मैंने पैगाम दिया है मिसेस को, जिसने ये करना होता है ना सारा, वो तैयारी करती हैं, और वो खुद पकाती हैं, खुद पकाती हैं। अच्छा, वो भी पका के खिला के खुश होती हैं, हाँ, और बांट के खुश होती हैं, रखती नहीं है। शाम को वो रात को जब मेड या कोई भी काम वाले जा रहे होते हैं ना ऑफ करके घर से, तो कहती हैं इधर आओ बात सुनो, वो खाने वाने बाकी की तरह जो बचा वो सारा बजी उसमें हालते हैं, देखते हैं। जिनको पुरानी हो, जो नई आई हो, उसको तो नहीं पता होता, कुछ अचानक बीच में ऐसी हो तो कहते हैं नहीं ये तुमने लेके जाना, तुमने लेके जाना, तुमने लेके जाना। वेरी नाइस। और फिर भी अगर कोई रह जाए ना हो ऐसा, तो वो मुझे कहेंगे चलें गाड़ी निकालें, पैक कर लिया है। छोटे छोटे पैकिंग बनाते हैं, पैक कर लिए, क्या करना है, हम बाहर निकलते हैं, किसी रोड पे गए, किसी वो आप डिफरेंट सिग्नल्स पे देखते हैं कुछ लोग बैठे हैं, फुटपाथ पे कुछ लोग बैठे हैं, आपको वो मिल जाएंगे। नहीं तो कुछ नहीं ना, तो ये जो कभी निकले ना आप, तो जो जितने भी बैंक्स यहाँ पे होते हैं वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, नीडी पर्सन है, उन तक वो खाना पहुँचा दें, आपको सुबह अल्लाह और देगा, ताज़ा देगा।
अब आपको बासी ये भी करके तरीका नहीं खाएं। पता चल गया कि खाना जो बचा हुआ है वो आप लोगों ने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखिए एक ज़ाया नहीं करना, फ्रिज पे नहीं रखना और फ्रीज़र में नहीं रखना। देखें एक दौर था, लोग दूसरों के यहाँ बेचते थे, नीडी कौन है, ज़रूरतमंद कौन है, मुस्तहिक कौन है, खाना बचा है उधर भेज दो। और वैसे भी भेजा जाता था। और फिर जब किसी की तरफ दे के देने जाते थे तो वो आगे से खाली प्लेट नहीं देता था, उसके बाद जो होता था वो भी देता। डिफरेंट चीज़ें एक्सचेंज, शेयर्स भी होती थी और मोहब्बतें भी बढ़ती थी। अब वो बात खत्म हो गई। अब तो ये है कि चटनी भी नहीं छट दी, असी थोड़ी जी भी भाजी हो भी फ्रिज छपा देनी। अच्छा, अब बीमारी वाले जो लोग हैं जिनको यूरिक एसिड का बहुत ज़्यादा मसला होता है, उनको कहा जाता है कि वो गाय और बकरे का जो गोश्त है उसके खाने पर मुकम्मल जो है वो परहेज़ करें। उनको चाहिए कि वो उसी के गोश्त को शोरबे वाला बनाकर उसकी यखनी बना के लें तो ठीक हो जाएंगे। यूरिक एसिड जमा हुआ एक मादा है जो जम चुका होता है, उसको आप हरारत देंगे तो वो मेल्ट होगा वहाँ से और वो खर्च हो जाएगा। हाँ, बड़े गोश्त से इजतनाब करें, छोटे गोश्त का कोई मसला नहीं। रेड मीट से मुराद जो है ना वो बड़ा गोश्त है। रेड मीट में आप बकरे को, दुम्बे को, छतरे को, इनको ना घसीटें उसमें, ये रेड मीट में नहीं आता। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि आजकल जो बहुत ट्रेंड में चल चुका है, बहुत ट्रेंडी चल चुका है, वो है स्टेक वाली अवाम। अब जब स्टेक वाला जो गोश्त होता है ना वो मतलब फ्रेश तो होता नहीं, वो तो फ्रोज़न होता है। उसको आप मतलब हीट थोड़ी सी करके या लाइट हीट करके आप उसको कच्चा भी खा रहे होते हैं और वैसे भी आप खा रहे होते हैं, इनटेक्स आपके वैसी बॉडी में जा रहा होता है। उस हवाले से बताइए ये कितना मुफीद है, क्या ये वाकई बहुत बेनिफिशियल होता है? गलत है। देखिए अभी हमने कुरान की आयत को डिस्कस किया ना, बीच में हवाले दिए। जो चीज़ उससे हट के बाहर होगी ना, कुरान आपका रोड मैप फॉर लाइफ है, कुरान आपका ज़ाब्ता हयात है, कुरान आपका ज़िंदगी करने का तरीका है, गुजारने का नहीं, करने का तरीका है। तो हमें उसको फॉलो करना है। ये किताबुल इंसान है, ये सिर्फ सवाब के लिए नहीं है, ये सिर्फ वो क्या कहते हैं किसी के जाने के बाद उसके पीछे बच्चे बढ़ा के या खुद बैठ के पढ़ दो तो वो बख्शा गया, ये भी नहीं है। और ये कतन किसी भी सूरत में जो मैं कंडेम्ट करता हूं कि ये नहीं है कि औरत के इधर सर पे रखो और दुल्हन रुखसत करने, ये नहीं आया। पता नहीं ये चीज़ कहाँ से आ गई कि हमने इसके साए के नीचे इसको रुखसत करना है। कभी किसी ने ये कहा है कि उसी अल्लाह अपनी पनाह में रखे या आगे मुश्किल, तो वो तो अल्लाह वैसे भी रख रहा है कि उसमें क्या मुश्किल है। सारे दुआओं के साथ रुखसत नहीं कर रहे होते, बल्कि इतनी लंबी दुआएं दे रहे होते हैं कि सारी ज़िंदगी के लिए इसके साथ खुश रहें, इनका घर आबाद रहे, सब कुछ है। भी अल्लाह के नाम पे ओके, फिर उसके बाद तो फिर ये थोड़ी है कि यहाँ रखे, उसको यहाँ रखने के बजाय यहाँ से पकड़ें और उसके साथ उसको पहले आगे ले जाएं और उस दूल्हा दुल्हन की गाड़ी में पहले से रख दें, ना कि यहाँ से पकड़ के पूरा एक वहाँ तक लेते जाएं। दूसरी बात यह है कि कभी किसी ने सोचा है कि वही कुरान खोल लें और सूरह निसा की आयत खोल लें और दूल्हा और दुल्हन को और सबके सामने बैठ के कोई बताने की जरूरत करता है कि जिसमें अल्लाह ने ये फरमाया, कुरान के अंदर ऐसी आयत मौजूद है ना, जो मियाँ बीवी हैं, जो एक रिश्ते में बन चुके हैं, एक निकाह हो चुका हुआ है सुन्नत के मुताबिक, तो फिर उनको ये बताओ ना, ये थोड़ी कि कुरान लपेट के उनको यहाँ से रखो, साए में ले जाओ, गाड़ी में बिठाओ, उसे उन्होंने घर ले जाके वो ऊंचाई में रख दिया। वहाँ सबके सामने सूरह निसा की आयत दें, क्यों नहीं देते, जिसमें ये हो कि ये तुम्हारी खेतियां हैं, ये तुम्हारा लिबास हैं। वो याद है कि नहीं है? इनमें जब चाहो जिस तरह से चाहो हल चलाओ, बोली तो बात ही कोई नहीं करता। तो बस वो लपेटो, इधर सर पे रखो, ये फ़र्ज़ है। तो ऐसा नहीं है, उनको वो बताओ, उनको पता हो, उन्होंने अब आगे जो अगली प्रैक्टिकल लाइफ है उसको कैसे कुरान कैसे कह रहा है उसके मुताबिक बता दो। नहीं सब में बताना तो अलहदा से बैठ के उनको कोई बताओ तो सही, उसके मुताबिक बताओ। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो गोश्त को नमक में बॉईल करके फ्रीज कर लेते हैं, क्या ये तरीक़ेकार बेहतर है कि गोश्त को फ्रीज करना बेहतर है? गोश्त को फ्रीज करना तो आपने टोटली डिनाई फ्रीज कर नहीं दिया। करना, आप उसको वैसे बॉईल करके नमक के साथ थोड़ा सा, तो उसके बाद जब आप उसको रख लेंगे वैसे रूम में रखें तो ज़्यादा अच्छा रह जाता है कच्चा रहने के निस्बत। एक नंबर 2, अगर कोई लंबे अरसे के लिए रखना चाहता है ना तो फिर वड़ियाँ बनाएं। अब आप सोचेंगे वड़ियाँ क्या होती हैं? अच्छा आप वैसे बताएं, कभी वड़ियाँ खाई हैं? हाँ, मैंने खाई हैं। वो जो बनती हैं एक गोश्त के साथ बनती हैं, दाल के साथ बनती हैं और कुछ और स्पाइसेस होते हैं, उनके साथ बना के आप उनको छोटी छोटी बॉल्स बना के आप उनको धूप में रखते हैं और फिर उसके बाद धूप में नहीं रखते,
अच्छा, वो छाँव साए में, हाँ, छाँव साए में में, हाँ, रखते छाँव में हैं रखते और हैं। वहां से उसको धूप खुश में भी रखते हैं गाँव में नहीं भी रखनी रखते चाहिए थे। ना, उसको हाँ, साए अच्छा, में रखना चाहिए ताकि साए में चीज़ खुश देखा, हो। मुझे पता है। हाँ ठीक है, वो वड़ियाँ बनाई जाएं हाँ। और उसको रखा जाए और वो आपकी 2-4 महीने भी चलती हैं। और वो हम किसी दौर में अम्मा हमारी बना के रखती थी और किसी न किसी मर्तबान में किसी, उस दौर में प्लास्टिक मेरी और भी इस जब तरह की दादी चीज़ें थी नहीं तब होती भी थी, मैंने खाई तो है। हम करते थे वो, हम ढूंढते होते थे कि वो मर्तबान कहाँ पड़ा है, घड़ा या झज्जर कहाँ पड़ी है जिसके अंदर वड़ियाँ रख दी गई हैं। फिर हम वो क्या करते थे, उसको पकड़ना और जेब में इधर उधर कहीं डालनी 5-7 निकाल के और फिर कहीं बाहर जाकर चुप करके खानी। वो है कच्चे बड़ी, गोश्त की। कच्चा नहीं होता वो, हाँ, कच्चा कहाँ से होता है वो पहले बॉयल किया जाता है, हाँ, फिर उसमें बाकी चीज़ें डाल डूल के तो उसको फिर मिक्स करके फिर उसकी वड़ियाँ बनाई जाती थी, छोटे छोटे लड्डू टाइप टेढ़े मेढ़े, और फिर वो खोशक की जाती थी और फिर वो एक लंबा अरसा चलती थी। और जब क्या कहते हैं बरसात की जड़ी लगी हो और वड़ियाँ और शोरबे वाली मिट्टी दी हांडी ते लकड़ी दे। आज आपने मुझे मेरी मरहूम दादी की याद दिला दी थी, क्योंकि वो ये बनाती होती थी। मैं आपकी दादी हूँ। एनीवेज डॉक्टर साहब आज फुल फॉर्म में आए हैं, ठीक है, और आपने इसी नहीं लेना है डॉक्टर साहब को। आज आपको बहुत वो अच्छी, बल्कि मैं खुद भी, अगर मैं अपनी मदर को भी ये चीज़ें बताऊंगी क्योंकि वो अक्सर हमारे ट्रेंड में ये चीज़ें हैं, हर घर में ये सारी चीज़ें होती हैं जो आज चीज़ें डिस्कस हुई हैं, ये हर घर में होती हैं और ये होती थी। अब पता अब क्या हो still चुका हो हुआ रही है, है, हाई बन गया है, अब steak ये क्या हो नहीं चुका हुआ होता, है, गोश्त अब ये हो चुका हुआ है कि हमने ये हमारे घर के अंदर ना किसी दौर में ये शिफा खाना होता था, फिर किसी दौर में इसको बावर्ची खाना कहा गया, फिर किसी दौर में हमने जब देखा बाहर रेस्टोरेंट आ गए, बूफे सिस्टम आ गए और इस तरह की चीज़ें शुरू हुई, तो अब हमने हर घर में इस किचन को, जो कभी बावर्ची खाना था कभी शिफा खाना था, अब हमने इसको रेस्टोरेंट बना लिया। एग्जैक्टली यही बात मैं भी कर रही थी। अच्छा, कुछ लोग गोश्त में आलू डालते हैं, ठीक है, और इस हवाले से मुख्तलिफ राय रखते हैं लोग, आपकी क्या देखें, मैं तो अपने इसकी मरीज़ों क्या को जब मैं नब्ज़ पकड़ता हूँ तो मैं अब यहाँ पूछता हूँ ना कि आज क्या खा के आई या इस तरह से आए, तो वो कहता है ना गोश्त खाया, खाली गोश्त खाया। जी आपने कहा था बकरे का गोश्त खा सकते हैं, देसी मुर्गी खा सकते हैं, शोरबे वाली हमने वो बनाई थी। मैं कहा जी खाली तो नहीं थी, कोई गड़बड़ थी? नहीं, मैंने तो खाली गोश्त खाया जी। मैं क्या आलू गोश्त था या खाली गोश्त थे? नहीं, आलू डले हुए थे लेकिन आलू मैंने निकाल दिए थे, बाकी शोरबा और उसकी बोटियां ली थी, तो आलू का असर भी तो उसी में है। पहली बात तो ये है कि आलू किसी दौर के अंदर बड़े छोटे छोटे गोल गोल भी आया करते थे, और अम्मा हमारी जो हैं वो मरहुमा जो हैं वो अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, वो उसको उबाल कर शोरबे वाला बनाया करती थी, और उस दौर में आलू वाकई आलू था। अब आलू को जितनी फर्टिलाइज हम वो जो खादें लगा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बायोलॉजिकल वार आई, और इन खादों की वजह से और उसके ऊपर जो स्प्रे होते हैं उसकी वजह से अब वो आलू हमारे लिए इस वक्त जहर बन चुका हुआ है। एक फ्रेंच फ्राइज एक सिगरेट के बराबर इफेक्ट करता है बॉडी पे, जिसको हम फ्राई कर करके काट के लंबे लंबे खुद बच्चों को माएँ खुद दे रही हैं अपने हाथों से। और अगर आप बाज़ार में देखें, कभी किसी मतलब जाएं आप कभी किसी मॉल में, लाहौर में 3-4 मॉल हैं, उनमें कभी जाएं तो आपको पता चले कि कितने फ्रीज़र्स लाइन में लगे हुए हैं, और लोगों को देखें कि वो बड़ी बड़ी ट्रॉलियों के अंदर वो फ्रेंच फ्राइज़ इतने बने हुए और या ठंडे हुए जमे हुए पता नहीं कब के शॉपर के अंदर, और वो निकाल के इतने बड़े बड़े शॉपर माएँ लेके जा रही हैं। हाय तो बस हम तो ऐसे डिफेंस में पता नहीं कहाँ रहते हैं। और बच्चों के देखें नाक टेढ़े, पॉलिप नेजल्स, नाक के दूध, गले के टॉन्सल, चेस्ट इन्फेक्शन, कोई मोटापे का शिकार है, किसी के मेंसेस साइकिल पीरियड्स का इशू है, कोई पीसीओडीज में फंसे हुए हैं, कोई किधर बीमारियों का शिकार है। और सिर्फ बात ये होती है नहीं हम खाते पीते घर से हैं, और मोटापा समझ आता है कि ये खाता पीता घर कौन सा है। तो ये जितनी बीमारियां और मसाइल आ रहे हैं, चेस्ट इन्फेक्शन है, आपको पता है आपके मुल्क में टीबी जो है, ये गई टीबी वापस आई है, उसमें चावल का और आलू का बहुत बड़ा हाथ है, और ऊपर से डॉक्टर का उससे बहुत बड़ा हाथ है कि टीबी है कि नहीं है। माइक्रोडॉट टेस्ट नहीं कराया ब्लड से, एक्सरे देखा टीबी,
बलगम को देखा छोटा मोटा, वो पुराने दौर का कोई टेस्ट कराया, टीबी 9 महीने 1 साल दवाई खाओ, क्योंकि दवाइयाँ बेचनी किसी के टारगेट पूरे करना, नहीं तो गड्डी जड़ी लई है मिली हुई है वापस चली जानी है। तो ये जो टारगेट सेट है ना, इनको भी देखना है। और अभी पिछले दिनों मैंने एक पेशेंट देखा है कुछ दिन पहले, उनको अभी 4था महीना दवाई खाते हुए टीबी की। मैंने उसके टेस्ट करवाए, माइक्रोडॉट टीबी नहीं थी। और जब मैंने दूसरी तरफ से देखा कि मसाइल क्या पैदा हुए मेरे पास ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं, कैंसर आ गया। अच्छा, वैसे कैंसर आजकल बहुत ज़्यादा, हाँ, बहुत तेजी से आ चुका है। बहुत तेजी से हर दूसरे तीसरे बंदे को। उसकी वजह ये है, एक वजह जो लिवर कैंसर इस वक्त हो रहा है ना, बहुत तेज़ी से आ चुका हुआ है। जिन लोगों ने, जिन पेशेंट्स ने हेपेटाइटिस के अंदर गोलियों के कोर्स कर लिए या टीकों के कोर्स कर रखे हैं, वो कैंसर पे जा रहे हैं या जा चुके हुए हैं। और वो पीसीआर की नॉट डिटेक्टेड के ऊपर, रिपोर्ट के ऊपर मुतमिन बैठे हैं कि हमारा नॉट डिटेक्टेड आया है, और डॉक्टर कहते हैं कि जी वो ठीक हो चुका हुआ है, ओके है, क्लियर है, नेगेटिव है, सब अच्छा है। कहीं भी अच्छा नहीं है, वहाँ लिखा है नॉट डिटेक्टेड, डिटेक्ट नहीं हुआ, नज़र नहीं आया। तो आप जाके एलाइजा मेथड करवा लें, उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा। अगर नेगेटिव आया तो आप ठीक हैं, अगर पॉजिटिव आया, एम्बेसडर डॉक्टर होता है। एम्बेसी में किसी में भी जो एम्बेसडर है वो डॉक्टर तो नहीं होता। क्यों होता है? नहीं होता। तो वो एम्बेसडर जो है वो पीसीआर के ऊपर आपको वीज़ा नहीं देता, एलाइजा मेथड पे देता है। और यहाँ डॉक्टर कहता है कि आप ठीक हो चुके हुए हैं। और जितने लोग जो हैं, ये एक रिपोर्ट पीछे कुछ अरसा पुरानी बात है, डॉक्टर्स ने एक रिपोर्ट जो है वो भेजी थी फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को, और उन्होंने एक समरी बना के भेजी थी प्राइम मिनिस्टर को। और ये समरी गई थी, नवाज शरीफ साहब जब लास्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, जब उनको एक अदालती फैसले पे गलत नाअहल किया गया था, उस नाअहल होने से कोई 2-2.5 महीने पहले वो समरी गई थी। और उस समरी में लिखा था कि अगले 15 साल में पाकिस्तान में 30 लाख पाकिस्तानियों को जिगर का कैंसर होगा। तो ये वही लोग होंगे या वही लोग थे जो हेपेटाइटिस की गलत गोलियां, गलत टीके लगवा के नॉट डिटेक्टेड की रिपोर्ट के ऊपर मुतमिन हो गए हुए थे, ऐसा कोर्स कर लिया, ऐसा ठीक हो गया। अच्छा, ये मैं आपको बता, जब ये बहुत ज़्यादा हेपेटाइटिस के हुआ था, तब स्कूल्स में भी, इवन तो मुझे याद है इसलिए मैं थोड़ा सा शॉक्ड हुई हूँ, मेरे स्कूल में भी, जिस स्कूल से मैं अब नाम नहीं लेना चाहूँगी यहाँ पे, वहाँ पे ये था कि आपको वैक्सीन जो है, आपको पूरा कोर्स करना है। 3 या 4 वैक्सीन लगती थी, आपको वो दिखानी होगी अनटिल अनलेस आपने वो वैक्सीन नहीं लगवाई या आपने वो कोर्स नहीं किया। कार्ड होता था उसका, मिलता था, कार्ड मिलता था, वैक्सीनेशन कार्ड होता था, आप स्कूल के अंदर एंटर नहीं हो सकते हैं। एप्स्टीन फाइल की जितनी फाइलें खुल रही हैं ना या खुल चुकी हैं अब तक, उन सारों में वैक्सीनों के हालात देख लें। बायोलॉजिकल वार है, लोगों को मारना, लोगों को बीमारियां फैलाने के चक्कर में इस्तेमाल हो रही हैं। कोई वैक्सीन नहीं करानी चाहिए, कोई हिफाजती टीके नहीं लगवाने चाहिए। ज़रा उठा के देखें सारा तमाशा क्या है। हम उस बात को समझ नहीं रहे। वैक्सीन क्या है? आपको बीमारियों से अगर बचाना है, अपने आप को बचाना है, तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस दुआ की शक्ल में दी थी साहबा को, वो है मदनी वैक्सीन, वो होनी चाहिए। वो क्या थी? आपने फरमाया जब भी आप किसी बीमार को, किसी तकलीफ़ में, किसी मुश्किल में, किसी परेशानी में, किसी हादसे में, किसी को भी देखें, आप ये दुआ पढ़ लिया करें। तो साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह इससे क्या होगा? आपने फरमाया कि वो जिसको आपने देख कर ये दुआ पढ़ी है, अल्लाह उसके लिए आसानी फरमाएगा। कहा हुज़ूर हमारे लिए क्या फ़ायदा होगा इसका? आपने फरमाया क़यामत तक आप उससे महफूज कर दिए जाओगे। और वो दुआ है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलका बिही व फ़ज़्ज़लनी अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ तफ़दीला। मैं अपने मरीज़ों को देखते हुए हर वक़्त जिसको भी देखूँ मैं ये दुआ पढ़ता हूँ, और मैं आपके सामने फिट फाट हूँ। कोरोना के दिनों में भी मैंने ग्लव्स कोई नहीं पहने, मैंने मास्क कोई नहीं पहना था, मैंने डॉक्टरों की तरह वो हेलमेट और बड़े बड़े लिबास नहीं पहने थे, और मैं उसी तरह मरीज़ भी देखता रहूँ, कुछ भी नहीं है। ईद के दिनों में जो यूनानी तिब की जो दवाएं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, उनका इस्तेमाल कितना महफूज है? जो नेचुरल चीज़ें हैं ना, उनसे जो चीज़ें आपकी दवाइयाँ बनती हैं, उसके बारे में कुरान से हम अल्लाह का जवाब हमें जो है ना वो मिला हुआ है ऑलरेडी पहले ही। 15वें पारे में सूरह बनी इसराइल की ये आयत है शायद कि वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ा व रहमतुल लिल मोमिनीन। अल्लाह फरमाते हैं कि बेशक
हम नाजिल करते हैं इस कुरान में ऐसी चीज़ें जिनमें सरासर शिफा है और ये बाइस रहमत है मोमिनीन के लिए। तो ऐसी चीज़ों का जिक्र हुआ है, केमिकल का नहीं हुआ, ना यहूदियों की किसी वो ऐसे फरंगी तिब की दवाइयों की। काफरों की दवाइयाँ खा के हम समझते हम ठीक हो जाएंगे। बताइए कोई ठीक हुआ पूरी दुनिया में? आपका नाम? महरीन इफ्तिखार। महरीन। आपको मैं 10 लाख रुपया दूंगा, आप ढूंढ के लाएं कोई एक गोली, कोई एक कैप्सूल, कोई एक टीका। ये काफरों की दवाइयों के स्टोर भरे पड़े हैं ना, ढूंढें किसी एक गोली, किसी एक कैप्सूल का नाम ढूंढ के आपने लेके आने। जो 1, 2, 4, 5, 10 बीमारियों के नाम नहीं लूंगा, जो दुनिया की किसी भी बीमारी का इलाज करती हो, आप ढूंढ के लाएं, मुझे उसका नाम बताएं, मैं 10 लाख रुपया दूंगा। मैनेजमेंट है, डंग टपाओ है, पड़ा है, ट्रीटमेंट कोई नहीं है, और डॉक्टर आपका खुद कहता है कि ट्रीटमेंट इसकी कोई भी नहीं। तो ऐसी होते की कारण बैठे हैं? फिर जो ये कहता है कि इसका इलाज ही कोई नहीं, तो उसके पास क्यों बैठे हैं? शिफा किसने देनी आप बताइए? अल्लाह के ज़ात के अलावा किसी ने नहीं। अल्लाह ने। और अल्लाह ने हर बीमारी की शिफा नाजिल फरमाई है। कोई काम ऐसा है जो मेरा और आपका रब ना कर सकता हो? आप भी सोचिएगा, और आपने अपने व्यूअर्स और लिसनर से पूछना है ये बात कि जो 2-3 चीज़ों की नफ़ी करे, उसके बारे में इस पब्लिक की क्या राय होगी? आज का डॉक्टर कहता है कि ये मर्ज़ ला इलाज है, फला मर्ज़ ला इलाज है, इसका इलाज अभी दरियाफ्ती कोई नहीं हुआ, ये ठीक ही नहीं हो सकता। तो अभी मैंने आपको आयत दी, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतुल लिल मोमिनीन, कि अल्लाह फरमाते बेशक हम नाजिल करते हैं इस कुरान में ऐसी चीज़ें जिनमें सरासर शिफा है, और ये बाइस रहमत है। किसके लिए? मुसलमान के लिए नहीं, के लिए। इंसान के लिए नहीं, या अय्युहन नास नहीं, बनी इसराइल नहीं, पूरी कायनात के लिए, मोमिनीन के लिए। मोमिन होना पड़ेगा, उसके लिए शिफा। एक इस आयत को, और दूसरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार हदीस हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इस काले दाने में यानी कलवंजी में मासवाए मौत और बुढ़ापे के हर बीमारी की शिफा है। एक और हदीस में आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने कोई मर्ज़ नहीं उतारा, लेकिन हर बीमारी के लिए 70 दवाएं नाजिल की हैं। कब फरमाया? 1500 साल पहले। अंग्रेज़ों की दवाइयाँ थीं उस वक़्त? नहीं, आपने फरमाया 70 दवाएं, यानी हर्बल चीज़ों की बात हुई। इसी तरह और कई हदीसें मौजूद हैं। तो जो आज का डॉक्टर, और वो कहे मैं मुसलमान हूँ, और वो कहे कि मेरा अल्लाह पे भी ईमान है, और वो कहे कि मैं नबी पे भी ईमान है, और वो कहे कि मैं कुरान पे भी ईमान रखता हूँ, और फिर वो कुरान की आयत और अल्लाह के नबी की हदीसों की नफ़ी करके ये कहे कि इसका इलाज ही कोई नहीं पूरी दुनिया में, और ये तो ठीक ही नहीं हो सकता, तो फिर उसको अपना किबला दुरुस्त करने की ज़रूरत है। वरना रोज़े क़यामत शफात के तलबगार जब सारे होंगे ना, और मेरे आका की बारगाह होगी, तो अगर उस वक़्त रब ने पूछ लिया कि मेरे नबी की तुम हदीसों की नफ़ी करते थे, अल्लाह अपनी आयत की नफ़ी तो शायद बर्दाश्त कर जाए। रब है ना। कितने लोग हैं जो रब को नहीं मानते, है ना? उसकी मखलूक तो है, उसके बंदे भी हैं, नहीं मानते, फिर भी रब कहता है लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, कि जो इंसान जितनी मेहनत, इंसान कोई भी जो जितनी मेहनत कोशिश करता है, हम उसकी मेहनत का हासिल मेहनत जांच तोल कर पूरा पूरा देते हैं। अल्लाह उनको भी रिज़्क़ दे रहा है कि नहीं दे रहा? दे रहा। उनको कितनी मालो दौलत से नवाजा हुआ है, दे रहा है। ऐसा है, ऐसा बेशक। और अल्लाह अपनी बात की नफ़ी तो बर्दाश्त कर जाता है, रब है, लेकिन अपने महबूब की नफ़ी कोई बर्दाश्त नहीं करता। तो फिर इन डॉक्टर्स को चाहिए कि सोचें कि ये ऐसी बातें क्यों करते हैं। इनको ये कहना चाहिए कि हम जिन यहूदियों की दवाइयाँ, जिन काफरों की दवाइयाँ, जिन फरंगियों की दवाइयाँ हम पढ़ चुके हैं, या हम उसको देख रहे हैं, हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम उसका इलाज कर रहे हैं, इनको कहना चाहिए लोगों को कि भाई इसमें इलाज कोई नहीं। लेकिन ये सारी दुनिया का ठेका उठा लेते हैं कि इसका इलाज ही दुनिया में कोई नहीं। तो ऐसे कैसे हो सकता है? आज आपने ड्यूरिंग द होल एपिसोड बहुत सारे साइलेंट मैसेजेस भी दिए। एक आखिर में मैसेज देना चाहें आप
क्या मैसेज देंगे आप? लाउड एंड क्लियर। मैं ये पब्लिक को कहूँगा, जो भी सुन रहे पूरी दुनिया में, जहाँ तक ये बात जा रही अच्छा, है, साइलेंट मैसेज नहीं है। ये एक जुमला आपको दूंगा कि खुराक को अद्वियात के तौर पर खाएं, वरना अद्वियात खुराक की तरह खाना पड़ेंगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। आई होप सो कि आप सब लोगों को आपके सारे मसाइल का हल आज मिल गया होगा, और खाली मसाइल का हल नहीं, आपको उसकी जो है रेसिपीज़ भी, खाने पीने की जो ईद आ रही है ना, जब इसमें आपने रहमत से आपने जहमत वाली साइड पे जाना, हमने आपको जहमत वाली साइड से भी रोक दिया है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के साथ फिर हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।